आगे बढ़ाते हैं। सर कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में क्या क्या चीज़ें थी, बता सकते हैं आप लोग? हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड ऑफ थर्ड पर्सन वेदर नॉट कनेक्टेड टू बिजनेस। सर अगर उसमें कोई ऐसा स्टॉक है या कोई रॉ मटेरियल है या कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसको सर हम कंज्यूम कर सकते हैं अपनी अल्टीमेट प्रोडक्ट बनाने में बिज़नेस की, जैसे कि कंज्यूमेबल स्टोर्स हैं, तो सर ये चीज़ें क्या कैपिटल एसेट का पार्ट बनती हैं? नहीं बनती, क्योंकि सर ये उसकी एक्सेप्शन में है। अब मैंने इसको रीज़न बता दी थी कि अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ सेल में जा रही होंगी, इनकम ऑफ बिजनेस में जाके इनका इम्पैक्ट आ रहा होगा। सर दूसरी चीज़ मैंने आप लोगों को ये बोली थी कि सर प्रॉपर्टी, अगर सर मूवेबल प्रॉपर्टी है एक पर्सन की, इट्स नॉट वर्किंग, दूसरा पेन लें, रुक जाए, ठीक है सर। तो सर मैंने आप लोगों से बात की थी कि मूवेबल प्रॉपर्टी, तो मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में सर अगर पर्सनल यूज़ में हो उस पर्सन के और या उसके फैमिली डिपेंडेंट के, तो सर वो मूवेबल प्रॉपर्टी जो है क्या वो पार्ट बनती है? अगर वो तो उसमें सारा पेंटिंग को हमारे पास जो आपने एक्सेप्शंस दी थी, एक्सेप्शन ऑफ एक्सेप्शन। बिल्कुल ऐसे सर, पॉइंट नंबर सी की हम बात कर रहे हैं। एक ही हमने बात की कि सर स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल या कोई कंज्यूमेबल स्टोर जो है वो कैपिटल एसेट का पार्ट नहीं बनते। दूसरा हमने सर ये बोला कि वो वाली प्रॉपर्टी सर जिसकी डेप्रिसिएशन या फिर वो वाला एसेट जिसकी अमोर्टाइजेशन, जैसे कि सॉफ्टवेयर है, ये एसेट जो है हमारा कैपिटल एसेट नहीं बनता। रीज़न मीन कि सर इस पर अल्टीमेटली डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन कहाँ पे जाके हिट जाती है इनकी, वो जाती है इनकम फ्रॉम बिजनेस में। सर तीसरी हमने ये बात की थी कल कि सर कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी अगर पर्सन की है और उसने वो पर्सनल यूज़ के लिए हेड की हुई है, यहाँ पे स्पेसिफिक है हमारे लिए, हमने ये चीज़ हमने देखनी है कि वो उसके पर्सनल यूज़ के लिए हो, ठीक है। तो वो वाली मूवेबल प्रॉपर्टी जो कि उस बंदे के पर्सनल यूज़ के लिए है और या उसके फैमिली डिपेंडेंट, एक ही टर्म कंसिडर की जाएगी कि पर्सन खुद हो या उसका वो फैमिली डिपेंडेंट हो, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि सर वो भी कैपिटल एसेट का पार्ट नहीं बनेगी। हाँ, उसके ऊपर उसने फिर फर्दर हमें एक्सेप्शन ऑफ एक्सेप्शन में एक चीज़ क्लियर की थी कि सर अगर कोई ऐसी चीज़ें हों जैसे कि सर पेंटिंग है, स्कल्पचर है, ठीक है, कोई ज्वेलरी है या कोई सर पोस्टेज है, कोई स्टैम्प है, फर्स्ट डे कवर है, कॉइन है, मेडोलियन है, इस तरह की एंटीक वगैरह की कोई भी चीज़ें हैं सर अगर, तो वो हमारा पार्ट नहीं बनती। आप लोग को सर जी जी आपने जो बोला था कि मतलब इसमें ये सारे एक्सेप्शन हैं, क्या शेयर्स भी इसमें आते हैं? किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं शेयर तो देखें कैपिटल एसेट बन जाएगा ना, तो इनके अलावा कुछ भी होगा तो वो फिर कैपिटल एसेट आ जाएगा। अब देखें हम कैपिटल एसेट की बात कर रहे थे, उसने जो जो चीज़ें निकालनी थी वो इनमें से निकाल चुका। उसने क्या क्या 3 चीज़ें निकाली, पॉइंट नंबर ए निकाला, बी निकाला और पॉइंट नंबर सी निकाला। फिर उसने सी की एक्सेप्शन देते हुए मजीद वो चीज़ें ऐड कर दी उसमें, ठीक है। तो अब जो चीज़ें उसने बतानी थी वो यहाँ पे बता चुका है। अभी हम डील कर रहे हैं सेक्शन नंबर 37A। अभी हम कहाँ पे डील कर रहे हैं सर? सेक्शन नंबर 37A की बात कर रहे हैं हम। अभी जब हम जाएंगे सेक्शन 37A के ऊपर जाएंगे तो हमें पता चलेगा सर जो सिक्योरिटीज़ हैं वो भी हमारी क्या होती हैं, कैपिटल एसेट होती हैं, और अल्टीमेटली उनके ऊपर भी क्या आता है, कैपिटल गेन। लेकिन ये एक स्टेप आगे की बात है। तो बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हर चैप्टर के स्टार्ट में वो हमें एक चीज़ बताता है कि सर ये जो अमाउंट है इस पर्टिकुलर हेड के अंदर जो भी अमाउंट आएगी अल्टीमेटली, चाहे वो गेन हो, चाहे वो लॉस हो, चाहे वो इनकम हो, चाहे वो लॉस हो, कुछ भी हो, अगर वो टैक्स कैसे करवाना है हमने, तो ये चीज़ हमें बताता है उस चैप्टर के स्टार्ट में। जैसे कि हमने इनकम फ्रॉम सैलरी में पढ़ा, वहाँ पे क्या होता है, रिसीट बेसिस पे टैक्स होती है चीज़, ठीक है। जब सैलरी रिसीव हो जाएगी तब वो टैक्स हो जाएगी, ठीक है। इलियास बेटा क्लास अभी स्टार्ट हुई है थोड़ी देर पहले, मैं अभी रिवाइज ही करवा रहा था चीज़ें, ठीक है। अभी हमारे भाई क्लास में लेट आए हैं आज वैसे भी, तो ऐसे बच्चों के लिए हमें रिवाइज कराना पड़ता है, ठीक है। तो सर कैपिटल गेन कब होगा टैक्स? जब हम उस पर्टिकुलर कैपिटल एसेट को क्या कर देंगे, डिस्पोज कर देंगे। सर जब डिस्पोजल हो जाएगा, अब डिस्पोज होने का क्या अल्टीमेटली ये मकसद है कि पैसा भी आ गया? सर क्या मैंने यहाँ पे कैश बेसिस की बात की? कोई नहीं की। मैंने बोला कि उस चीज़ को डिस्पोज कर दे। सर मैंने अपना फ़ोन अगर बेच दिया है सपोज, तो मुझे पैसा नहीं भी आ सकता, ये भी केस हो सकता है ना। एक तो है कि पैसा उसी वक्त आ जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन पैसा नहीं भी आ सकता। तो अगर मुझे गेन आया है इसके ऊपर, या मैंने अपनी ज्वेलरी बेची है, मुझे गेन आ गया, अभी मुझे सोनार से पैसा रिसीव नहीं हुआ, ठीक है, वो बोल रहा था हम 1 हफ्ते बाद पेमेंट करेंगे, लेकिन सर मेरा टैक्स ईयर एंड हो रहा है, तो अभी इस टैक्स ईयर में मैं क्या करूँगा, अक्रूवल बेसिस पे क्या करवा लूँगा, मैं उसको टैक्स करवाऊँगा। क्योंकि सर डिस्पोजल के केस में क्या होगा कि सर जब एसेट हमारे पास डिस्पोज हो जाएगा कैपिटल एसेट, तब उसके ऊपर जो भी कैपिटल गेन या लॉस अराइज होगा हम उसका ट्रीटमेंट उसी साल में कर देंगे। अगर लॉस होगा तो लॉस की ट्रीटमेंट हम आगे बढ़ते हैं क्या होगी, लेकिन अगर गेन होगा तो उसको हम अल्टीमेटली NTR वाली इनकम बना के टैक्स कर देंगे। अगर इनकेस वो सिक्योरिटीज़ होंगी लिस्टेड कंपनी की तो हम उसको सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में ले जाएंगे। ये हमने कुछ बातें
प्रीवियस लेक्चर्स में भी की हुई हैं, उन्हीं को मैं आज भी रिवाइज करवा रहा हूँ, और कल वाली जो डेफिनेशन है वो आप लोगों को रिवाइज करवा दी। तो यहाँ तक बता दें सब साथ है, फिर आज की क्लास हम फॉर्मली स्टार्ट करते हैं जी। ये मैंने कल वाली जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को रिवाइज करवाई हैं। सर आपने कहा था डिप्रिसिएशन अमाउंट, पेड वाली बात आपने कहीं याद दिलाना। ठीक है जी, इलियास आपका मैसेज नहीं आया, बाकी सबका आ गया। ए सर, इलियास और भी जो ऑनलाइन है सब भेज दें, ठीक है। तो सर यहाँ तक तो हमने कल पढ़ लिया था। इलियास क्या समीउल्लाह एक्रूवल वाली बात। चलें जी आगे बात करते हैं आज। पहले मैं आप लोगों को एग्जांपल्स बता देता हूँ, स्क्रीन साथ साथ नहीं आ रही, रुक जाएंगे मिनट। यार इसको बुलाते हैं प्लीज़ को। हाँ दिनेश को बुला लो। सर सेकंड पॉइंट डेप्रिसिएशन वाले में कन्फ्यूजन है थोड़ी। मुनीब अगर आवाज़ आ रही है तो मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि स्क्रीन अभी जो है वो आपसे शेयर नहीं हो रही। अगर आवाज़ आ रही है तो मुझे बता दो, मैं आपको एक्सप्लेन कर। ठीक है जी, डेप्रिसिएशन वाले में सर ये बात उसने कही कि अगर कोई एसेट मैंने ख़रीदा है, ठीक है सर, मैं अगर कैपिटल एसेट खरीदता हूँ जिसका नाम है सर गाड़ी, सर जिसका नाम है बिल्डिंग, अगर मैं कोई इस तरह का एसेट खरीदता हूँ, अब वो मैंने एसेट जो है कहाँ पे इस्तेमाल करना है, बिजनेस में इस्तेमाल करना है। तो सर जो बिजनेस की बैलेंस शीट होगी या जो उसकी प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट होगी, वहाँ पे वो एसेट आ रहा होगा, उस एसेट से जो रेलेवेंट डेप्रिसिएशन है उसकी प्रॉफिट एंड लॉस में आ रही होगी, ऐसा है। तो सर वो ये कहता है कि जब एक एसेट हमने इस्तेमाल किया कहाँ पे, बिजनेस में, तो जब उसका अल्टीमेटली बेनिफिट हमें कहाँ मिलेगा, बिजनेस में मिलेगा। उसकी डेप्रिसिएशन जब बिजनेस में जाएगी तो इनकम फ्रॉम बिजनेस उसकी कम होगी, तो अल्टीमेटली टैक्स भी कम होगा। वो अलग बात है कि सर वहाँ पे डेप्रिसिएशन का क्या ट्रीटमेंट है, उसके लिए हमारे पास चैप्टर नंबर 7 और 8 पढ़ा हुआ है, जहाँ पे हमने जाके उस चीज़ को पढ़ना है। लेकिन अल्टीमेटली बात मेरी आप समझें कि जब डेप्रिसिएशन जाके बेनिफिट कहाँ दे रही है, इनकम फ्रॉम बिजनेस वाली में हेड में दे रही है ना बेनिफिट, तो सर उसको क्या यहाँ पे ऐड करना, उसकी इनकम को यहाँ पे लाना जब वो हम बेचें, क्या ये जी फायजा बेटा अब हो रही है स्क्रीन आपको शेयर? सर जी जी फॉर एग्जांपल अभी जिस तरह मतलब लोग करते हैं टैक्स से काफ़ी, फॉर एग्जांपल बड़े बड़े जो एंटिटीज होती है वो ट्रस्ट बना लेते हैं, ट्रस्ट के नाम पे अपने लिए एसेट्स ले लेते हैं, उनको एक्वायर कर लेते हैं और उनको यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो फिर उनकी ट्रीटमेंट किस तरह होगी? उनकी ट्रीटमेंट जो है अकॉर्डिंग टू एनपीओ होगी। एनपीओ की टैक्सेशन सेपरेट है। उसमें आप ये अगर सोच रहे हैं कि सर आप ट्रस्ट बना के बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। उसमें जो जिस ट्रस्ट को टैक्स वाला रिकॉग्नाइज करता है ना, उसके लिए उसने प्रॉपर एक सेक्शन दिया हुआ है। तकरीबन 6 से 7 हमारे पास जो है रिक्वायरमेंट्स हैं ट्रस्ट की, अगर वो मीट करेगी तो 100% टैक्स क्रेडिट उसको दिया जाएगा उसकी इनकम के ऊपर। अदरवाइज अगर उसमें से कोई भी रिक्वायरमेंट मीट नहीं होगी तो हम क्या करेंगे सर, उसकी फिर इनकम को टैक्स करवाएंगे जैसे कि नॉर्मल कंपनी की इनकम टैक्स करवाते हैं। तो ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि लोग ट्रस्ट बना लेते हैं, लेकिन जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसका देखें, ट्रस्ट का पर्पस भी होगा। वो पर्पस अगर सर्व हो रहा होगा तो अल्टीमेटली तब मानेगा टैक्स वाला कि हाँ ये हमारे आवाम की फलाह बहबूद के लिए, बेनिफिट के लिए, तो अब इसको ऊपर टैक्स दो। अदरवाइज और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, 6-7 डेफिनेशन, 6-7 रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि इस सिलेबस का पार्ट नहीं है, खासतौर पे C5 टैक्सेशन का पार्ट है। तो अगर आप कहें मैं आपसे शेयर तो ज़रूर कर दूंगा, लेकिन अल्टीमेटली हमारे स्कोप से वो चीज़ बाहर है कि सर ट्रस्ट अगर बनेगा, वहाँ पे उसके नाम पे प्रॉपर्टीज़ होंगी, तो सर क्या टैक्सेशन होगी, क्या ट्रीटमेंट होगा। लोग बिल्कुल करते हैं, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट को मीट करना भी उनके लिए मुश्किल है। ठीक है जी, तो आज की बात हम स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल शेयर करता हूँ, उसके बाद फिर फर्दर आगे आते हैं। शेयर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी,
सर एक प्राइवेट कंपनी है हमारे पास, प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी दैट डज नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ अ, बिल्कुल नहीं दिख रहा। आपको नजर आ रहा है अरसलान? तो बताएं बच्चों को कैसे नजर आएगा फिर यहाँ ये साइड बिल्कुल ये वाली? अरसलान बंद करें वहाँ से, हाँ बंद करें, देख लेते हैं कोई मसला नहीं, देख लेते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे होगी, ये वाली बंद कर दो, ऊपर वाली। मेरे ख्याल से यहाँ पे होगी। सर वहाँ आई थिंक आपको नजर आ रहा है वैसे, या मुझे आ रहा है, मैं ज़्यादा करीब हूँ। हाँ उसको बुलाओ। अच्छा सर, तो केस 1 है हमारे पास, एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल एसेट। सर एग्जांपल ऑफ कैपिटल एसेट में वो ये कहता है कि शेयर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी वो है जो कि डज नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक कंपनी। सर वो हमारे पास क्या कहलाती है? प्राइवेट कंपनी। अब पब्लिक कंपनी में सर आगे फिर 2 आती हैं मजीद। कोई सी लॉ पढ़ रहे हैं यहाँ पे? नहीं पढ़ रहा? तो सर पब्लिक कंपनी में आगे सर 2 आती हैं, कौन कौन सी? एक होती है अनलिस्टेड और एक होती है लिस्टेड कंपनी। अब अनलिस्टेड कंपनी जो है टैक्स वाला उसको एज इट इज़ इक्वलाइज समझता है, इक्वल समझता है, किसके? प्राइवेट कंपनी के समझता है, ठीक है। और जो मैंने पब्लिक कंपनी की बात की, लिस्टेड की, उसको वो सेपरेटली ट्रीट करता है। सर जो लिस्टेड कंपनी है उसको वो कहाँ पे उठा के ले जाता है? आगे सेक्शन नंबर 37A में ले जाता है, ठीक है। और जो अनलिस्टेड कंपनी है उसको किसके साथ ट्रीट करता है? प्राइवेट कंपनी के साथ ट्रीट करता है। ये सिर्फ बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आगे आएंगी तो आप लोगों को कोई बातें नहीं ना लगें, ठीक है। तो शेयर्स ऑफ अ मेंबर इन अ पार्टनरशिप फर्म, ये भी किस में आता है जी? अगर कोई पार्टनरशिप फर्म बनाई हुई है, जैसे कि सर KPMG है, वहाँ पे उसके शेयर्स हैं और वहाँ पे 7-8 पार्टनर्स हैं, तो वो जो शेयर्स हैं उसके उस मेंबरशिप पार्टनरशिप फर्म के, वो कहाँ जाएंगे सर? अंडर द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट, ठीक है जी। अब पेंटिंग, स्कल्पचर, ड्राइंग और अदर वर्क ऑफ आर्ट, ज्वेलरी और रेयर मैन्युस्क्रिप्ट, पोस्टेज स्टैम्प और फर्स्ट डे कवर, हम ऊपर बात कर चुके हैं इसके बारे में। हेल्ड फॉर पर्सनल यूज़। अब आपने यहाँ से घबरा नहीं जाना कि सर ये हेल्ड फॉर पर्सनल यूज़ है तो ये फिर डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट से आउट हो गई है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि सर उसने एक्सेप्शन ऑफ एक्सेप्शन में क्या चीज़ बताई थी कि ये चीज़ कहाँ पे आएगी? ये आएगी कहाँ पे? कैपिटल एसेट में, ठीक है जी। तो अल्टीमेटली अगर ये पर्सनल यूज़ के लिए हो, चाहे ये बेचने के लिए, एक बंदे का काम ये है कि सर वो पेंटिंग्स बना के बेचता है, वो कहाँ पे आएंगी सर? वो कैपिटल एसेट में आ जाएंगी, नॉर्मली आ जाएंगी, क्योंकि वो बेच रहा है। लेकिन एक बंदा वो भी है जो सर पेंटिंग्स बनाता है और पर्सनल यूज़ के लिए रखी हुई है, आप बताएं, वो भी आ जाएंगी कैपिटल एसेट में, ठीक है। अंडर द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस आ जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं अल्टीमेटली, हम यहाँ पे बात करेंगे पर्सनल यूज़ के लिए नहीं रखी हुई उसने। वो क्या करता है कि सर वो जाके कहीं पे जो है ना एक्सपो होता है, वहाँ पे जाके वो रख देता है सामने और शो करवा देता है। बेचने के लिए भी नहीं है, उसका मकसद ये नहीं है अल्टीमेटली। देखें 2 पर्पज़ है, एक तो है कि मेरे घर की दीवार पर लगी हो, मेरा पर्सनल यूज़ है, मैं बनाता हूँ दीवार पर लटका देता हूँ। दूसरा है कि मैं बनाता हूँ, एक्सपो में लेके जाता हूँ और वापस ले आता हूँ। वो बेचने की नीयत से नहीं है ना, वो बेचने की नीयत से नहीं है। अगर बेचने की नीयत से होती तो कहाँ जाती? इनकम फ्रॉम बिजनेस में, वो मेरी इन्वेंट्री बन जाती अंडर द डेफिनेशन ऑफ, सर पॉइंट नंबर A में आ जाती वो। अगर एक बिजनेस जो है उसकी नेचर ही है कि वो सर हम पेंटिंग्स बनाएंगे और बेचेंगे, उसके लिए जो कॉस्ट आ रही है, उसका जो पेंट्स का जो भी कॉस्ट है, उसकी वो जो कवर बोर्ड वगैरह लेते हैं, जो भी कॉस्ट है, वो सारी कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बनेगी। वो तो सर पॉइंट नंबर 1 में ही कवर होगी ना, वो तो पॉइंट नंबर 1 में ही कवर होगी वो वाली पेंटिंग। हम उस पेंटिंग की बात कर रहे हैं जो एक बंदे ने बनाई और अपने पर्सनल यूज़ के लिए रख ली, और एक वो वाली पेंटिंग जिसको सर उठा के वो बाहर लेके जाके एक्सपो में जाके शो ऑफ कर रहा है उसका, और वो दिखा रहा है, लोगों की नज़र जीनत बन रही है उनकी नज़रों की, तो सर वो वाली पेंटिंग भी यहाँ पे आ जाएगी। वो बोलेगा मेरा पर्सनल यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहाँ आएगी सर? हम उसके पर्सनल यूज़ ही कंसिडर करेंगे ना, क्योंकि उसका बिजनेस में कोई यूज़ नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? उसका बिजनेस में जब कोई यूज़ नहीं है तो अल्टीमेटली वो उसके पर्सनल यूज़ में आ जाएगी, और जब वो चीज़ पर्सनल यूज़ में आएगी तो एक्सेप्शन ऑफ एक्सेप्शन में आके फॉल कर जाएगी। ऐसे है जी। अब आगे बात करते हैं। सर किसी को पता है गेन कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ये चीज़ तो शायद हमने इनकम फ्रॉम सैलरी में भी देखी है कि सर जब शेयर्स आते हैं तो शेयर्स की हम क्या लेते हैं सर? सेल्स प्रोसीड लेते हैं। सेल्स प्रोसीड क्या होते हैं? जो पैसे हमें बेच के
रिसीव होते हैं, हासिल होते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद लेस क्या करते हैं जी, कॉस्ट लेस करते हैं। यहाँ पे वो एक सिंपल सी बात ही कर रहा है, द गेन ऑन द डिस्पोजल ऑफ अ कैपिटल एसेट शेल बी कंप्यूटेड एज फॉलोज। किस तरह जी, ए माइनस बी। अब सर ए क्या है, ए इज द कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट, और बी क्या है जी, कॉस्ट ऑफ एसेट। अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप लोग ये तो पढ़ के शायद परेशान हो जाएंगे, सर ये कंसिडरेशन रिसीव्ड लिखा हुआ है, कंसिडरेशन रिसीव्ड लिखा है, इसका मतलब तो यह है कि सर जब पैसा आ जाएगा तब हम जो है ना इसको लेस करेंगे। लेकिन हमने इसके कॉन्टेक्स्ट में देखना है, जब वो ऊपर हमें ये चीज़ बता चुका है कि सर ये अक्रूवल बेसिस पे टैक्सेबल होगी, जब वो ऊपर हमें ये चीज़ बता चुका है कि अक्रूवल बेसिस पे टैक्सेबल होगी, तो यहाँ पे उसके कहने का क्या मतलब है कि वो पैसा जो रिसीव होगा या रिसीव हो गया या रिसीव होगा, मतलब अगर मैंने आपसे 100 रुपये लेने हैं तो आज भी 100 लेने हैं, कल भी 100 रुपये लेने हैं ना सर, और उसके लिए जो मेरी कॉस्ट है वो मैंने ऑलरेडी इनकर की हुई है 50 रुपये। तो सर वो यहाँ पे बात करना चाह रहा है कि कंसिडरेशन रिसीव्ड, या चाहे वो रिसीवेबल भी हो तब भी आ जाएगी ए में, और बी में क्या आएगा सर, हमारी कॉस्ट आ जाएगी। सर ए और बी आप एक बार देख लें क्या होते हैं। ये ए होता है हमारी सर कॉस्ट, एंड बी ए है हमारी सर सेल्स प्रोसीड, जो पैसा हमें बेच के मिलना है, डिस्पोज करने पे मिलना है, और बी है हमारे लिए कॉस्ट, वो पैसा जो हमने खर्च किया है। सर ये वाली बात आप लोगों को अब ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। अमाउंट नॉट इंक्लूड इन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट। सर ये जो बी है, इस बी को हम जितना बढ़ाते जाएंगे उतना हमारा गेन कम होता जाएगा। इस बी को जितना बढ़ाते जाएंगे उतना हमारा गेन कम होता जाएगा। गेन अल्टीमेटली कम होगा तो इसका बेनिफिट है या नुकसान है, बेनिफिट है, हमारा टैक्स भी कम बनेगा। अब वो ये कहता है कि सर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको इस बी का पार्ट नहीं बनाना, इस कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना। क्यों, अगर हम कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे तो अल्टीमेटली गेन ज़्यादा आएगा, गेन ज़्यादा आएगा तो टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ों को ना वो स्पेसिफिकली कह रहा है कि ये चीज़ें क्या होंगी, कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगी। वो कौन सी हैं जी, नो अमाउंट शेल बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ अ कैपिटल एसेट फॉर एनी एक्सपेंडिचर इंकर्ड। खर्चा करते हैं तो सर कॉस्ट का पार्ट बनता है ना। जैसे आपने आगे 16 में पढ़ा होगा कि सर पहले हम कोई भी एसेट अगर कैपिटलाइज करते हैं तो उसके लिए हम कुछ खर्चे करते हैं, इंस्टॉलेशन के खर्चे होते हैं, उसको खरीदने का खर्चा होता है सर जी, उसको वर्किंग कंडीशन में लाने का खर्चा होता है, उसके ऊपर फिजिबिलिटी एनालिसिस बनते हैं, सारी जो चीज़ें हैं ये खर्चे हम उसकी कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं। वहीं आपको कुछ खर्चों से मना भी करता है वो, कि जो रेवेन्यू नेचर के खर्चे हैं आगे 16 में, वो मना करता है कि इनको कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना। सपोज सर मैंने वहाँ पे बैठे बैठे जो है चाय पिला दी वो मजदूरों को जो वहाँ पे उस एसेट को इम्प्लांट कर रहे थे, ठीक है जी, तो वो चाय का खर्चा जो है वो तो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा ना सर। तो इस तरह कहते हैं कि कुछ रेवेन्यू नेचर के खर्चे भी आपने कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाने। इसको अगर आप उससे लिंक करके चलें तब भी आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा कि सर वो वाले खर्चे दैट इज डिडक्टेबल फ्रॉम इनकम अर्नड अंडर एनी अदर हेड ऑफ इनकम, अर्नड अंडर एनी अदर हेड ऑफ इनकम। एक खर्चा जो इनकम फ्रॉम बिजनेस में लेस करने की इजाज़त थी और वहाँ पे लेस कर चुके, क्या वो यहाँ पे लेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर लेस कर देंगे तो यह क्या हो जाएगी सर, डबल डिडक्शन हो जाएगी। डबल डिडक्शन होगी तो अल्टीमेटली हमें टैक्स भी कम देना पड़ेगा, जो कि एफबीआर के नुकसान में है। मेरी बात समझ आ रही है? तो जो खर्चा अंडर एनी अदर हेड ऑफ इनकम लेस कर दिया, जो खर्चा अंडर एनी अदर हेड ऑफ इनकम हमने लेस कर दिया, वो खर्चा फिर यहाँ पे लेस करने की इजाज़त नहीं होगी। सर एनी एक्सपेंडिचर विच इज़ नॉट अ डिडक्टेबल एक्सपेंस अंडर सेक्शन 21 डिडक्शंस नॉट अलाउड। सर ये सेक्शन नंबर 21 में ना बहुत सारे खर्चे बताए गए हैं जो कि इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट है, इनकम फ्रॉम बिजनेस के चैप्टर में है। उस चैप्टर में बताया गया है कि ये जो वाले खर्चे जो हैं ये अलाउ करने की इजाज़त नहीं है। इसकी एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। सर अगर एक बंदे ने एक चीज़ खरीदी, एक कंपनी ने एक चीज़ खरीदी किसी दूसरी कंपनी से, सर दोनों कंपनीज टैक्स देना है ना सर, दोनों कंपनीज ने। सर एक कंपनी जो है वो विद होल्डिंग एजेंट थी, वो विद होल्डिंग एजेंट थी। उसका क्या मतलब था, सर मैं अगर आपसे कोई चीज़ खरीदता हूँ ना, 100 रुपये की चीज़ खरीदता हूँ और मैं विद होल्डिंग एजेंट हूँ, तो टैक्स एफबीआर के डिपार्टमेंट ने मेरे ऊपर फ़र्ज़ किया हुआ है कि मैं आपसे टैक्स का जो पैसा है वो विद होल्ड करूँ और फिर वो किसको जमा करवाऊँ, एफबीआर को, आपके भी हाफ पे। मतलब अगर एक तो नॉर्मल तरीका है ना, आम जिंदगी है कि सर हम क्या करें कि आपने मुझे चीज़ बेची 100 रुपये की, उसके ऊपर आपने सर 15% टैक्स लगा दिया, 115 रुपये, आपने वो मुझसे 115 रुपये ले लिया। अब आप जाने और टैक्स का डिपार्टमेंट जाने, एक तो ये तरीका है, ठीक है। अब इस केस में आप अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज करें या ना करें, इससे फिर मेरा कंसर्न नहीं है, इससे अल्टीमेटली किसका कंसर्न है, टैक्स के डिपार्टमेंट का कंसर्न है। लेकिन टैक्स के डिपार्टमेंट नहीं, क्योंकि सर कलेक्शन का हमारा अल्टीमेट पर्पस है, पैसा को कलेक्ट करना हमारा अल्टीमेट पर्पस है, तो उसने मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी कि जब वो बंदा तुम्हें 115 रुपये की इनवॉइस करेगा ना, जब वो बंदा तुम्हें 115 रुपये की इनवॉइस करेगा तो तुमने जो है ना कुछ पैसा उसका विदहोल्ड करके 3% या 4% जो अमाउंट है उसकी विदहोल्ड करके, सर विदहोल्डिंग का रेट लगा के वो पैसा तुमने हमें जमा करवा देना है, बजाय कि तुम उसके ऊपर छोड़ो, तुम हमें ही जमा करवा देना।
मैंने इसको 115 रुपये देने थे, अब मैं इसको 115 नहीं दूंगा, अब मैं इसको कितने दूंगा, 4% पैसा विद होल्ड कर लूँगा और बाकी का पैसा जो है वो मैं भाई को दे दूंगा। और 4% किसको दे दूंगा सर, FBR को। अब इसकी एग्जांपल ऐसे ही सर, अगर मैं विदहोल्ड नहीं करता ना तो टैक्स वाले ने बोला हुआ है अगर तुम इसको विदहोल्ड नहीं करोगे तो मैं तुम्हें खर्चा भी लेस करने की इजाज़त नहीं दूंगा। तो इसकी एक बेसिक एग्जांपल सर ये वाली है, डिडक्शन नॉट अलाउड में, कि जहां पे टैक्स वाले ने बोला था आपको कि आपने पैसा विदहोल्ड करना है ताकि हमें पैसा मिल जाए, आपने पैसा विदहोल्ड नहीं किया, आपने सारे का सारा पैसा उसको दे दिया, तो अब मैं ये खर्चा जो तुमने उसको सारे पैसे दिए हैं ये खर्चा मैं तुम्हें लेस करने की इजाज़त नहीं दूंगा। ये बात करता है वो यहाँ पे। नहीं, कैटेगरीज को अलग नहीं करना, कैटेगरीज को अलग नहीं करना है, शॉर्ट या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट नहीं कह सकते, ऐसी कोई बात नहीं करता वो। आपको बस याद रखना है कि सर कौन कौन सी चीज़ें ये याद हो सकती हैं, ये वाली चीज़ें सर, ये चीज़ें याद हो सकती हैं। अगर इस तरह के कोई वर्ड्स पेपर में आए हमारे पास तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि सर ये कहाँ पे आते हैं, क्योंकि सर ये सिर्फ यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहे, इसके बाद इनके ऊपर एक लॉस का भी ट्रीटमेंट है, वो स्पेसिफिकली इन्हीं जो ABCDEF है ना सर, इनसे रिलेटेड है वो। मेरी बात समझ आ रही है, लॉस का भी एक ट्रीटमेंट है इनके ऊपर, तो हमें ये ABCDE&F सर हमें याद करने हैं, ऐसा है जी। सर आप आपसे ये बात करता है जैसे कि केस 1 था हमारे पास, क्या चीज़ थी सर, शेयर्स थे प्राइवेट कंपनी के। केस 2 में सर क्या था जी, पेंटिंग था, स्कल्पचर थी, ड्राइंग थी और अदर वर्क्स ऑफ आर्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें, रेयर मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह। सर अब इन्हीं केसेस की वो क्या बता रहा है हमें, टैक्सेशन बता रहा है, टैक्स का ट्रीटमेंट बता रहा है। कह रहा है अगर गेन आएगा तब क्या होगा, अगर लॉस आएगा तब क्या होगा। मेरी बात समझ आ रही है, इसको नोट नहीं कर रहे आप, मैं आपको लिखवा भी देता हूँ, कोई मसला नहीं, मैं लिखवा देता हूँ। सर केस 1 हमारे पास कौन सा था, शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी। मेरी बात समझ आ रही है, पब्लिक कंपनी में 2 आ जाती हैं, लिस्टेड और अनलिस्टेड। ये हमने केस 1 की बात की थी। दूसरे केस में हमने सर क्या बात की थी, पेंटिंग्स वगैरह की बात की थी, जो ABCDEF वाले पॉइंट थे सर। सर अगर कहते हैं कि गेन आएगा तो गेन क्या बनेगा सर, इनकम बन जाएगा, यहाँ भी इनकम बन जाएगा, इनकम बन जाएगा, ठीक है जी। यहाँ तक हमने अभी 2 बातों तक, पॉइंट नंबर 1 और 2 यहाँ तक हमने बात कर ली। सर अगर इसके ऊपर लॉस आता है तो, अगर पॉइंट नंबर 1 में लॉस आता है तो, पॉइंट नंबर 1 हमारे पास क्या था सर, शेयर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी था या फिर पब्लिक कंपनी था। तो सर कहता है कि ये जो लॉस है हमारे पास ये अलाउ है एज अ डिडक्शन, एज अ डिडक्शन हमें लेस करने की इजाज़त है। ये कब होगी, अगले सालों में होगी ना सर। इस साल तो मेरे पास लॉस है, इस साल मेरे पास इनकम तो नहीं है, इसको हम न्यूमेरिकली भी देख लेते हैं। सर अगर मेरे पास इस साल में 70 रुपये का लॉस आया और मेरे पास किसी अदर हेड ऑफ इनकम में इनकम नहीं है, सिर्फ ये लॉस है, अब इस लॉस का मैं क्या कर सकता हूँ सर, कोई आपको अल्टीमेटली हल नज़र आ रहा है इस चीज़ का, इसको मैं एज इट इज़ होल्ड कर सकता हूँ अभी। लेकिन अब अगर वो कह रहा है कि तुम्हें ये लॉस डिडक्ट करने की इजाज़त है, तो इसका मतलब यही है ना कि सर अगले साल जो इनकम आएगी उस इनकम के साथ लेस करने की इजाज़त है, ऐसा है जी। तो ये वाला जो लॉस आएगा अंडर कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 कौन सी थी सर, शेयर्स वाली, शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो। पब्लिक कंपनी में 2 थी, लिस्टेड थी या फिर अनलिस्टेड थी। तो सर अगर कैटेगरी 1 में लॉस आता है तो वो लॉस जो है एज अ डिडक्शन वो हमें लेस करने की इजाज़त है, विच मीन्स कि ये वाला लॉस क्या हो जाएगा सर, ये वर्ड सुना हुआ है सर, पहले सुना हुआ है सर, क्लास में हमने बात की थी ये वर्ड, हाशिर कैरी फॉरवर्ड का वर्ड। अब देख लेना, मुझे बता दिया करें अगर नीचे होती तो, ठीक है। जी ऑनलाइन वाले हजरात, कैटेगरी 1 का पता चल गया और उसके ऊपर अगर गेन आएगा तो क्या होगा, अगर लॉस आएगा तो क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट आप लोगों को समझ आ गया सर। जी बेटा एक मिनट मैं बता देता हूँ। लेक्चर नंबर आज है 22 है ना, 21 तो सर हमारा जो है वो गाइडेंस का लेक्चर था, ठीक है। अच्छा आप लोगों के लिए मैंने चैप्टर नंबर 4 के जो नोट्स हैं हमारे, उसके लेक्चर्स आप लोगों ने सब कंप्लीट कर ही लिए होंगे, उसके जो नोट्स हैं वो प्लस उसके जो ये जो नोटिंग्स है मेरी सर, ये गुड नोट्स वाली नोटिंग ये भी मैंने अपलोड कर दी है, नोट्स पे अपलोड कर दिए हैं। नोट्स आपको सर 2 तरह के नजर आएंगे, एक है बिल्कुल प्लेन नोट्स जिस पे मैंने कोई मार्क वगैरह नहीं किया हुआ, और एक वो वाले नोट्स हैं जिनके ऊपर मैं मार्किंग करता रहता हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ें आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं कुछ वर्ड्स के वहाँ पे मीनिंग्स वगैरह वहाँ पे लिख रहा होता है, सारी चीज़ें साथ साथ। तो सर हमने आज 2 चीज़ें की हैं सर। पहले तो हमने सर देखा कि कैपिटल एसेट कौन सा था, कैपिटल एसेट ये सर क्या था हमारे पास। सर कैपिटल एसेट में ना हमने सर 2 कैटेगरीज बनाई,
एक ये कैटेगरी थी हमारे पास और एक ये कैटेगरी थी। एक को हमने सर क्या नाम दिया? कैटेगरी 2। ठीक है जी। इसमें सर क्या आ रहे थे हमारे पास? शेयर्स। अब वो शेयर्स किस किस चीज़ के थे सर? प्राइवेट कंपनी के, या फिर पब्लिक कंपनी के, या फिर सर एक और भी चीज़ थी, एक और भी चीज़ थी जो आप लोग मिस कर गए। क्या सर हमने ये वाला पॉइंट छोड़ दिया है? पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है जी। तो तीन चीज़ें थी वहाँ पे ना, कौन कौन सी? जॉइंट कंपनी एक्स्ट्रा वो एम्प्लॉय इसमें कौन सी जॉइंट जॉइंट कंपनी कौन सी होती है जी? देखो अभी मैं बात कर रहा हूँ प्राइवेट कंपनीज की, मैं बात कर रहा हूँ पब्लिक कंपनी की। ये मैं ब्रॉड कैटेगरी की बात कर रहा हूँ सर। दो कंपनीज आपस में, चाहे पब्लिक हो चाहे लिस्टेड हो, वो आपस में एसोसिएटेड भी तो हो सकती है ना। ये तो एक अलग क्राइटेरिया है, ये तो एक अलग क्राइटेरिया है कि एसोसिएटेड कंपनी होगी या नहीं होगी। अभी हम बात कर रहे हैं कंपनी के स्ट्रक्चर के ऊपर, कि उस कंपनी का स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है, प्राइवेट कंपनी का है या वो पब्लिक कंपनी का है। पब्लिक कंपनी का तो क्या वो लिस्टेड का है, क्या वो अनलिस्टेड का है, या फिर वो पार्टनरशिप फॉर्म में। एक कैटेगरी तो सर मैंने कौन सी बनाई? ये वाली बनाई। ठीक है, समझ आई? समझ लो कि अभी हम कंपनी के नाम के ऊपर बात कर रहे हैं, हम ये चीज़ देख ही नहीं रहे कि वो हमारी जो है एसोसिएट है, चाहे वो सब्सिडरी है या नहीं है। ये एक सेपरेट चीज़ है। हम अभी कंपनी के नाम के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं नाम के ऊपर जो है कंपनी की अल्टीमेट क्या होगी? टैक्सेशन होगी। प्राइवेट कंपनी होगी, अनलिस्टेड होगी तो कहाँ पे लेके जाना है मुझे? एनटीआर में लेके जाना है। अभी आगे पढ़ेंगे। अगर लिस्टेड होगी तो सेक्शन 37A में सेपरेट ब्लॉक लेके जाना है। पार्टनरशिप होगी तो भी एनटीआर में लेके जाना है। मेरी बात समझ आ रही है? अभी तो हमने कंपनीज के नाम देखते हुए जो है उनके ऊपर टैक्सेशन किस कौन सी लागू होगी ये देखना है। और सर दूसरी कैटेगरी कौन सी थी सर, बताएं जी? मूवेबल एसेट फॉर पर्सनल यूज़। अब इसमें मैं यहाँ पे फॉर रेफरेंस आपके लिख रहा हूँ कि एक्सेप्शन ऑफ एक्सेप्शन की बात हो रही है। यहाँ तक सब साथ हैं? ठीक है जी। अब कैटेगरी 1 का क्या ट्रीटमेंट है सर? अगर आता है इसके ऊपर गेन, इनकम बनेगी। इनकम अंडर द हेड, सर कैपिटल गेन ना सर, सैलरी थोड़ी होगा। आप सैलरी नहीं पढ़ रहे, सैलरी से आगे आ गए। अंडर द हेड कैपिटल गेन। और सर अगर इसके ऊपर होता है लॉस तो क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड होगा। इसी स्लाइड के ऊपर ना मैं बाद में भी आऊँगा जब मैं लॉस आगे पढ़ा रहा हूँ, अभी थोड़ी देर बाद। और सर अगर हम बात करते हैं पहली बार इस वाली कैटेगरी की, तो इसके ऊपर सर अगर होगा गेन तो इनकम बन जाएगी, इनकम बन जाएगी सर। और अगर होगा लॉस, अभी हमने पढ़ा ही नहीं, आगे आ जाए। तो सर वो कहता है कि इसके ऊपर अगर लॉस आता है तो लॉस इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। मतलब यहाँ पे अगर कोई लॉस आया है तो ये फ्यूचर में आपको बेनिफिट नहीं देगा, बल्कि क्या हो जाएगा सर? अब एक्सपायर हो जाएगा ये लॉस। मेरी बात समझ आ रही है? क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सर एक्सपायर हो जाएगा? एक तो मैंने कह दिया कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है सर? एक्सपायर हो रहा है। और ये कौन सी कैटेगरी थी सर? केस 2 कौन सा था? केस 2 ये वाला था सर हमारे पास। और ये सिर्फ इन्हीं एसेट्स की बात कर रहा है, सिर्फ इन्हीं एसेट्स की। मेरी बात सुन लें एक बार ध्यान से सर, ये सिर्फ और सिर्फ इन्हीं एसेट्स की बात कर रहा है। ABCDE और F। मतलब ये जो, अगर मैं पेंडिंग बेचता हूँ, ज्वेलरी बेचता हूँ, रेयर मैन्युस्क्रिप्ट है, फर्स्ट डे कवर है, मेडोलियन है, कॉइन है, अगर मेरा कोई भी सर एंटीक है, सिर्फ अगर मैं ये चीज़ें बेचता हूँ तो इनके ऊपर अगर गेन आएगा तो इनकम बन जाएगी अंडर द हेड कैपिटल गेन। और अगर इनके ऊपर लॉस आएगा तो
अगर एक साल में लॉस आ गया तो अगले साल में, अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, वो उसी साल में क्या हो जाएगा सर, एक्सपायर हो जाएगा। अब इसके कंपैरिजन में बात करते हैं कैटेगरी 1 की। कैटेगरी 1 में सर हमने क्या पढ़ा था, और अगर लॉस आएगा तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सर बात समझ आ गई? इसके ऊपर पास्ट पेपर में क्या आया हुआ सर, हमारे पास क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, ठीक है। एक्सपायर हो जाएगा उसी साल में। सर यहाँ तक हम साथ हैं पॉइंट नंबर 1 और 2 में। अब बात करते हैं एग्जेम्प्ट एसेट की। वो एसेट जो कि एग्जेम्प्ट है, क्या लगता है सर, जैसे हमने बात की थी इनकम फ्रॉम बिजनेस में हमारे पास एक एग्रीकल्चर इनकम आएगी जब हम आगे पढ़ेंगे जाके, तो एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है सर, एग्जेम्प्ट होती है। क्या वो टोटल का पार्ट बनती है? बनती है। क्या उसके ऊपर बाद में टैक्स लगता है? हम उसको कहाँ से लेस कर देते हैं सर, टोटल के बाद उसको डिडक्टेबल अलाउंस जहाँ पे लेस करते हैं वहाँ पे एग्जेम्प्ट इनकम भी क्या करते हैं, लेस करते हैं। कोई सेपरेट ब्लॉक होगी तब भी वहाँ पे लेस कर देंगे सर टैक्सेबल पे आने के लिए। तो अल्टीमेटली जो एग्जेम्प्ट एसेट होगा, एग्जेम्प्ट एसेट होगा, एग्जाम्पल इसकी कोई नहीं है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन या फॉर योर जो है ना, सिंपल फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल यहाँ मैंने बताया हुआ है कि उसका जो गेन है क्या होगा, गेन इज नॉट एन इनकम, उसका गेन इनकम नहीं बनेगा सर। उसका अगर लॉस भी जो आएगा वो उसके ऊपर क्या होगा, वो नॉट अलाउड होगा, क्योंकि सर जिस चीज़ का गेन भी इनकम नहीं बना रहा तो उसके ऊपर लॉस का बेनिफिट थोड़ी दे सकता हूँ मैं। मेरी बात समझ आ रही है? अगर मैं एक चीज़ को इनकम ही नहीं बना रहा, ये तो एक अलग बात है कि मैं कारोबार कर रहा हूँ, उसकी इनकम्स आ रही हैं, चलो किसी साल में लॉस आ गया तो उस लॉस को मैं उठा के जो है अगले सालों में ले जाऊंगा और जाके अगले साल की इनकम जनरेट कर दूंगा, ये तो बात समझ आती है, क्योंकि उस कारोबार ने कभी ना कभी तो बेनिफिट दिया होगा ना सर, इनकम प्रॉफिट कमा के। लेकिन एक वो चीज़ जिसकी मैंने टैक्सेबिलिटी कभी नहीं की, जिसके ऊपर मैंने इनकम आई और मैंने 1 रुपया भी नहीं चार्ज किया, ठीक है, गवर्नमेंट को 1 रुपये का फायदा नहीं हुआ, तो कल कल जब उस चीज़ में लॉस आ जाएगा तो क्या उस चीज़ पे बेनिफिट देना चाहिए उस पर्सन को? नहीं देना चाहिए। तो सर जब भी एक एग्जेम्प्ट एसेट की बात होगी इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हम क्या करेंगे, उसकी इनकम तो टैक्स नहीं होगी लेकिन उसका जो पर्टिकुलरली लॉस है उसका क्या ट्रीटमेंट है जी, वो भी एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है जी। तो हमारे लिए जो रेलेवेंट है वो सिर्फ केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 है, क्योंकि यही हमारे सिलेबस का पार्ट है। सर एग्जाम्प्ट एसेट में हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड आती है? एग्रीकल्चर लैंड नहीं, वो नहीं आती, लैंड सेपरेट है, लैंड सेपरेट है। फॉर एग्जांपल अगर आपको गवर्नमेंट ने दी हो लीज पे या ग्रांट दी हो इस जमीन का आप काश्त करो तो वो भी नहीं आएगी? नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। वो जो लैंड है उसका ट्रीटमेंट तो सेपरेट करेंगे ना, जो लैंड है उसका ट्रीटमेंट तो हम सेपरेट करेंगे। अब गवर्नमेंट ने अगर ग्रांट दिया, हमने उसको इनकम का पार्ट बनाना है या नहीं बनाना है, ये एक सेपरेट बात है। यहाँ पे हमने देखना है कि अगर लैंड हमारी है तो वो किस में फॉल करेगी, बताएं जी, कैपिटल एसेट में आती है या नहीं आती? क्या ऊपर उसने किसी भी जगह पे एग्जेम्प्ट किया हुआ है? नहीं किया हुआ ना लैंड को एग्जेम्प्ट। इसका मतलब अगर मैं सर पीस ऑफ लैंड बेचता हूँ तो कैपिटल एसेट में फॉल करेगा, तो कैपिटल एसेट में अगर वो फॉल कर रहा है तो उसके ऊपर कैपिटल गेन आ सकता है, लॉस भी आ सकता है, अकॉर्डिंगली फिर उसका ट्रीटमेंट होगा। लैंड और बिल्डिंग वगैरह भी कैपिटल गेन में आ जाएगी तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाता है प्रॉपर्टी का रेंट, जो रेंट से कमाते जी, जो रेंट से कमाते हैं। जब हम एक प्रॉपर्टी किराए पे देते हैं तो वहाँ से जब हम किराया कमाते हैं ना, वो जाता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी बेच के पैसा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी जो है वो कहाँ पे आ रही है सर, टैक्स हो रही है, कैपिटल गेन में टैक्स हो रही है। मेरी बात समझ आई? वहाँ पे हम हमेशा रेंट की अमाउंट ले रहे होते हैं, उसी अमाउंट पे खर्चा लेस कर रहे होते हैं। अगर एक बंदे का कारोबार है सर, घर बनाता है किराए पे देता है, घर बनाता है किराए पे देता है और घर बेच भी देता है, ये भी उसका कारोबार है, तो उसके पास 2 स्ट्रीम्स ऑफ इनकम है। एक कौन सी है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, किराया कमाएगा और अल्टीमेटली क्या कर देगा सर, अपना खर्चा वर्चा लेस करके इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में टैक्स करवा देगा। दूसरा, जब वो घर बेचता है कैपिटल एप्रिसिएशन आती है, कैपिटल एप्रिसिएशन, तो सर कैपिटल एप्रिसिएशन कहाँ टैक्स होती है जी, कैपिटल एसेट का पार्ट बनता है वो कैपिटल गेन में आ जाती है। मेरी बात समझ आई है? तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाता है सिर्फ और सिर्फ रेंट। सर जी जी, फॉर एग्जांपल एक इस तरह की बिल्डिंग है जो मतलब उसका जो कंस्ट्रक्शन उसने बना के ना रेंट पे दे दी, हाँ, जो उसकी रेंट हो वो इतनी ह्यूज अमाउंट में हो कि उस पर टैक्सेबल टैक्स बहुत ज़्यादा अमाउंट की बनती हो, तो क्या उस टैक्स अमाउंट को हम लोग कैपिटल गेन में ले जाएंगे सर टैक्स की अमाउंट, या फिर उसको हम लोग प्रॉपर्टी के टैक्स में ही प्रॉपर्टी के टैक्स में, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। मतलब हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि अगर एक स्ट्रीम ऑफ इनकम में हमारा टैक्स बहुत बढ़ रहा है तो उसको उठा के दूसरे हेड में ले जाओ, इससे बेनिफिट क्या होगा? कोई बेनिफिट नहीं होगा। आपने अगर चलें आपसे फॉर द वैसे पॉसिबल नहीं है ये चीज़, लेकिन फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल हम बात कर लेते हैं।
अगर आपने प्रॉपर्टी की आपका टैक्स बढ़ गया, आपने कुछ अमाउंट वहाँ लेके कुछ अमाउंट इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में लगे, बताएं क्या इम्पैक्ट है नेट? कोई इम्पैक्ट नहीं है सर। वही आपने एनटीआर में टैक्स देना, वही आपको बस स्लैब रेट लगेगा, कंपनी है तो 29% लगेगा, टैक्स तो उतना ही बनता है। लेकिन ये चीज़ थोड़ी डिसीजन का फैक्टर होता है कि सर अगर एक जगह पे इनकम बढ़ गई तो उसको उठा के दूसरे हेड में ले जाएंगे हम, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। चाहे जितना भी रेंट हो, करोड़ों में रेंट हो, वो कहाँ पर टैक्स होगा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। और सर बेचने के ऊपर, डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट के ऊपर, ये लाजमी है। मैं हमेशा बेचने की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये कब लिंक्ड होता है सर? डिस्पोज करने पे। अगर मैंने सर शेयर्स होल्ड किए हुए हैं सिर्फ, अब मैं आप लोगों से बात कर लेता हूँ, मैंने एक लिस्टेड कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं और होल्ड किए हुए हैं, 100 के खरीदे थे, आज 150 के हो गए। बताएं जी कैपिटल गेन में कितनी इनकम आ रही है? 450 की इनकम। बताएं जी, सब बताएं मुझे जी, ऑनलाइन वाले भी बताएं कैपिटल गेन में कितनी इनकम आ रही है। सर मैंने 100 रुपये, फिर सुन लें, मैंने 100 रुपये के शेयर खरीदे थे लिस्टेड कंपनी के, और आज उनकी वैल्यू जो है वो 150 रुपये हो गई है, स्टिल मेरे पास है वो शेयर्स। बताएं जी, जीरो है जी। आपने पहले 50 क्यों बोला था? 50 का गेन हुआ है, लेकिन हम लोग एक्चुअल बेसिस पे बुक तो करते हैं सर। हम ये भी नहीं कह सकते कि गेन हुआ है, अभी गेन हुआ ही नहीं ना। अगर गेन हुआ होता तो हम उसको क्या करते? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में टैक्स करवा देते। तो सर इस केस में डिस्पोजल जब होगा एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी का, पर्टिकुलर एसेट का, जिसको हम कैपिटल एसेट कहते हैं, जब ये अकर होगा तब क्या करेंगे? टैक्स करेंगे। तो हमारे वाली एग्जांपल में सर 0 रुपीज़ ऐसा ही है जी। सर क्योंकि गेन जो क्योंकि अमाउंट जो है वो तो शेयर्स को पहले ही उसकी थ्रेशोल्ड पे, हाँ इसलिए गेन को करेंगे। तो अब इसकी भी रीज़न है ना, देखें हम एक्रूल बेसिस पे क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं? फॉर एग्जांपल अभी आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हो, हाँ ये रेंट आ रहा है, ठीक इसका है, ये रेंट आ रहा है, ठीक है। तो आप अगर उस साल के जो नया साल शुरू हो रहा है इसका ईयर हम्म, का, उसमें अगर टैक्स रेट ज्यादा हो हम्म। तो फिर वापस हम लोग क्या करें? एक्चुअल बेसिस पे क्यों नहीं करेंगे उसको? हम एक्रूल बेसिस पे नहीं कर सकते क्योंकि सर हमें लॉ वाले ने क्या बोला है कि कैपिटल गेन के केस में जब डिस्पोजल होगा ना सिक्योरिटी का, अब इसकी भी रीज़न सुन लो ना। मैंने सर एक चीज़ टैक्स ईयर 2024 में खरीदी, ठीक है, और मैं इसको उठा के कहाँ पे लेके जा रहा हूँ सर? टैक्स से 2025 तक मेरे पास है, और मुझे ये पता चलने वाला है कि आगे रेट बढ़ने वाले हैं टैक्स के। ये तो बात समझ आती है आपको। आप एक एक्सपेक्ट देख रहे हैं, क्या आप ये एक्सपेक्ट नहीं देख रहे थे सर? अगर मैंने 100 रुपये की चीज़ खरीदी है और 2024 में अगर वो 25 में जाकर 150 रुपये की हो रही है, तो उसकी एक्चुअल जो गेन की अमाउंट है उसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए। जो एक्चुअल अमाउंट बनती है उसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए ना, बजाय कि मैं आज बैठा जो है 2024 में कम रेट के ऊपर टैक्स करवाऊँ और 2025 में जाके इवन मुझे मेरा जो गेन भी ज़्यादा हो रहा है, चाहे टैक्स का रेट भी ज़्यादा हो रहा है, उसके ऊपर टैक्स करवाने की बजाय मैं लोअर इनकम जो है आई कैप बोल रहा हूँ FBR को दूँ। तो इसके केस में सर टैक्स की इवेजन नज़र नहीं आ रही है आप लोगों को? टैक्स की चोरी नज़र आ रही है ना, टैक्स की इवेजन। तो इसकी बात मैं कर रहा था आप लोगों से कि जब एक्चुअली में वो ट्रांजैक्शन अकर होती है, मतलब आज मैंने एक एसेट खरीदा और उसको जब मैं बेचने जा रहा हूँ, जब उसका दूध का दूध पानी का पानी हो गया, मुझे पता चला यार 100 का खरीदने के बाद ये मैक्सिमम 150 रुपये के है, अब 50 रुपये की अमाउंट जो है इसको करवाओ, चार्ज टू टैक्स करवाओ, बजाय कि हमें ये करता कि सर पहले 20 की टैक्स करवाता, फिर उसके बाद वो शेयर की प्राइस फिर नीचे आ जाती, ठीक है, फिर मेरे बैंकिंग के रेट, काइबोर के रेट बढ़ जाते, प्राइस फिर ऊपर चली जाती, ठीक है। इसी तरह करके अगर प्राइस फ्लक्चुएटिंग होती रहेगी और मैं सर अक्रूवल बेसिस पे टैक्स चार्ज करता रहूँगा, तो मेरा फिर ज़िंदगी में यही काम रह जाएगा, ठीक है। मेरा फिर ज़िंदगी में यही काम रह जाएगा कि अगर मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि जब प्राइस बढ़ी तब टैक्स दे दो, जब प्राइस नीचे आई बेनिफिट ले लो। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है, जब एसेट डिस्पोज होगा ना, जब एसेट डिस्पोज होगा उसके ऊपर डिसीजन लेना है कि अब इसके ऊपर कितना कैपिटल गेन बना। 100 रुपये का कमाया, 120 का बेचा या 90 का बेचा, जितना एक्चुअल में कैपिटल गेन बना। क्योंकि सर आप लोगों को पता है शेयर्स की प्राइस किस तरह से ऊपर नीचे जाती है, ठीक है, फ्लक्चुएट होती रहती है। पाकिस्तान जैसी मार्केट में कोई शेयर 30 रुपये का होता है, 8 महीने बाद वो 1000 रुपये का हो जाता है, कोई पता नहीं चलता सर, साजगार का, ठीक है। तो ये चीज़ें होती रहती हैं। तो हमें क्या देखना है, जब एक्चुअल में ट्रांजैक्शन अकर हुई, एक्चुअल में जो गेन कमाया, अब उसके ऊपर जो टैक्स बनता है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, वो टैक्स सबमिट करवाएंगे किसको? FBR को। यहाँ तक बात समझ आ गई सर? जी, इसकी कोई एग्जांपल नहीं है, ये सिर्फ मैंने बताया था फॉर योर इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। यहाँ तक मैंने रोक दिया था पहले बनाते हुए, फिर मैंने फर्दर ये ऐड कर दिया ताकि आप लोगों को एक चीज़ बस समझा दूँ कि सर जिस चीज़ की मैं इनकम चार्ज नहीं करवा रहा ना, चार्ज टू टैक्स नहीं करवा रहा, उसके ऊपर खर्चा भी उसका फिर लेस करने की इजाज़त नहीं है। मेरी बात समझ आइए? अब अगर मैंने कभी सालों में इनकम ही टैक्स नहीं करवाई, ठीक है, एग्रीकल्चर की, आज सर वहाँ पर मुझे कहीं लॉस हो गया, तो क्या मुझे हक बनता है कि मैं उसका बेनिफिट उठा पाऊँ? तो यहाँ पर असल में ये बेनिफिट, ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों को देना चाह रहा था। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, नहीं, सिर्फ 2 चीज़ें आपके यहाँ पे जो है सर आप लोग को मिलेंगी, 3 चीज़ें ख़ास तौर पे। एक तो होगा जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा,
दूसरा होगा सर वो शेयर जो कि आपके एनटीआर के हैं, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी के हैं। तीसरा सर वो होगा जो कि शेयर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी के हैं। ऐसा ही है जी, किसी ने दिया हुआ टैक्स का पेपर, उसमें यही चीज़ें टेस्ट कर रहा होता है या इसके अलावा भी कोई मज़ीद चीज़ें आ रही होती हैं। पर्टिकुलरली टैक्स का जो कैपिटल गेन का जो पूरा चैप्टर है इसी के इर्द गिर्द घूमता है ना, कि हमारी जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है वो कितनी आ रही है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन जो है प्रॉपर्टीज़ को बेच के कितना आ रहा है, यहाँ शेयर्स बेच के शेयर में फिर वो डिफ्रेंशिएशन करता है, सिक्योरिटीज़ होंगी या फिर वो क्या होगा, अनलिस्टेड कंपनी की होगी या प्राइवेट कंपनी की होगी। ठीक है जी, कल वाली क्लास का अच्छा क्लासेस ऐसा चार्जेबिलिटी वाले पॉइंट में मुझे प्लीज़ बेट करो। कह रहे 9 से 10 इनसे बोलो, 9 से 10:30 रखेंगे, मैं 10:30 से आगे कंटिन्यू कर दूंगा। मुझे 10 तक यार ये आप लोग कह रहे हैं, मैं जब शेड्यूल बनाता हूँ ना तब डेली टाइम क्लास का चेंज हो रहा होता है, सब कभी 10 से 10:30 हो रहा होता है, 10:30 10:15 से पीछे। तो ये चीज़ें तो हमें अब देखिए मुझे भी एक स्टेबल टाइम चाहिए ना, बिल्कुल। अब मैं ऐसे नहीं कर सकता कि यार एक दिन पहले मुझे बताया जा रहा है कि यार आपका 15 मिनट टाइम कम हो गया या 15 मिनट टाइम बढ़ गया, मैं ये चीज़ नहीं कर सकता। तो देखें सब बच्चे बैठे हैं माशाल्लाह, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 मुझे काउंट कर लो, 11 12 13 लोग तो सर क्लास में बैठे हुए हैं। क्या शाम इलियास कह रहे हैं शाम। सर चार्जेबिलिटी वाला पॉइंट समझ नहीं आया, कोई एक्सप्लेन कर दे, आप में से कोई एक्सप्लेन कर दे सर चार्जेबिलिटी वाला पॉइंट। जी बेटा आप बता दें मुझे, चार्जेबिलिटी कैसे करेंगे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के केस में। जी जी, कैपिटल गेन के केस में जो हमारे पास इनकम आएगी उसको कब चार्ज टू टैक्स करवाएंगे। सर जब हम सेल करेंगे ना, जब सेल होगा तभी करेंगे, वरना नहीं करेंगे। उसमें कोई गेन आ रहा है और हमारे पास ही हमने डिस्पोज अभी नहीं किया, बिल्कुल। तो अभी उस टाइम हम उसको रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है सर। आप लोग ये पॉइंट को शायद बहुत लाइट ले गए हैं, पूरे चैप्टर की बेस इस पॉइंट के ऊपर है, बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी। फिर से पढ़ लेते हैं जी, क्योंकि मैं इसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी ना, ये इतनी सी चीज़, अगर आपको इतनी सी चीज़ समझ नहीं आएगी ना, तो हम पूरा चैप्टर जो है ना समझे उसकी बुनियाद ही नहीं रख रहे। डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट टेक्स प्लेस, अगर ये ही नहीं होगा तो फिर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन ही नहीं बनेगी। इतनी बात समझ आ रही है, ये चीज़ होना मस्ट है, डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट, डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट। क्योंकि वो आप लोगों को सवाल में ये चीज़ टेस्ट करेगा, वो बोलेगा एक शेयर था स्टार्ट ऑफ द ईयर में 100 रुपये का और स्टार्ट ऑफ द ईयर में वो था 150 रुपये का, बताओ क्या ट्रीटमेंट है। और वो डिस्पोज किया अगले टैक्स ईयर में जाके, जब डिस्पोज किया है तब उसकी टैक्सेबिलिटी करेंगे अगले टैक्स ईयर में जाके। इस टैक्स ईयर में तो सिर्फ उसकी अमाउंट में इंक्रीज आया है, अगले टैक्स ईयर में अमाउंट नीचे चली जाए तो मैं क्या करूँगा। ठीक है, तो इस तरह से भी हमने चीज़ों को सोचना है। सर यहाँ तक हमने रहते रहते कुछ चीज़ें देखी हैं, कैपिटल एसेट क्या होता है, उसकी चार्जेबिलिटी हम कैसे करते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो कैपिटल एसेट का पार्ट बनती हैं, कौन सी नहीं बनती, कुछ एक्सेप्शंस है हमारे पास, स्टोरेज एंड स्पेस वगैरह सारी, रॉ मटेरियल वाली, ठीक है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी जो उस बंदे ने पर्सनल यूज़ के लिए रखी हुई है, ठीक है, ये सारी बातें हमने की हैं। और वो वाली प्रॉपर्टी जिसके ऊपर, या वो वाला एसेट जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस चला गया था। फिर हमने बात की सर गेन कैसे कंप्यूट किया जाता है। गेन सर सिंपली एक तरीके से A माइनस B किया जाता है। ए होती है हमारे पास सेल्स की वो कंसिडरेशन, जब हम सेल करते हैं जो सेल्स प्रोसीड हमारे पास आती है, या कंसिडरेशन इसको आप बोल लें, वो पैसा जो हमें रिसीव होना है या हो चुका है, माइनस कॉस्ट। अब सर उसने फिर कॉस्ट को फर्दर एलेबोरेट किया, उसने ये बोला कि सर कॉस्ट में वो चीज़ कॉस्ट का पार्ट नहीं बनती जो किसी और हेड ऑफ इनकम में लेस करने की इजाज़त दी गई हो। मेरी बात समझ आ रही है, किसी और हेड ऑफ इनकम में अगर जाएगी तो फिर यहाँ पे वो नहीं आएगी। ठीक है, टैक्स वाले का बताने का तरीका ये होता है कि अगर ये वहाँ चलेगी तो फिर ये यहाँ नहीं आएगी। ठीक है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जब हम जाएंगे ना तो वहाँ पे वो पहली अपनी डेफिनेशन में बात करता है, वो वाली इनकम जो किसी और हेड में टैक्स नहीं हो रही ना, वो यहाँ पे टैक्स होगी। क्योंकि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जो है हमारे पास वो क्या है, रेसिडुअल हेड ऑफ इनकम है। किसी का अगर सर कहीं भी नहीं बन रहा ना, यार आप प्रॉपर्टी की इनकम है वो तो मैंने चार्ज कर दी, वहाँ पे शेयर्स बेच के कैपिटल गेन में चार्ज कर दी, सैलरी आई सैलरी में चार्ज कर दी, बिजनेस किया वहाँ पे चार्ज। सर एक ऐसी इनकम है मुझे समझ नहीं आ रही, डिविडेंड की इनकम है, अभी मेरा बिजनेस नहीं है डिविडेंड की इनकम, तो मैं कहाँ लेके जाऊँगा इसको, अदर सोर्स। सर मेरे पास इंटरेस्ट की इनकम है, सर बैंक से इंटरेस्ट आता है, मेरा बिजनेस नहीं है लेकिन मैंने सोचा हुआ है सर मैं कंपनी चला रहा हूँ, मेरी कंपनी सर मैन्युफैक्चरिंग करती है, लेकिन सर मेरे पास पैसा है, मैं चाह रहा हूँ एम्प्लॉयज़ की जो सैलरीज देनी है ना, इस पैसे को उठा के बैंक में रख दूंगा, जब तक सैलरीज देनी है तब तक बढ़ता रहेगा, ताकि मेरे पास कैश का आउटफ्लो जो है वो भी सही रहे, मतलब कैश भी मेरे पास सही रहे। और लेकिन अब इंटरेस्ट की इनकम आ गई है, क्या करूँ इसका, अदर सोर्स में फेंक दूंगा सर इसको। मेरी बात समझ आ रही है सर, मेरा बिजनेस है मेनली, मैं सर चलाता हूँ कोई भी फ्रेंचाइज चलाता हूँ, लेकिन मैं सर रॉयल्टी चार्ज कर रहा हूँ किसी से, फ्रेंचाइज की फ़ी चार्ज कर रहा हूँ सर मैं सर ARDD की ब्रांच किसी और को खोल देता हूँ कि आप भी जो है ना लाहौर में जाके एक ब्रांच ARDD की भी ओपन कर दें, तो सर मैं फ्रेंचाइज फीस चार्ज कर रहा हूँ उससे, ठीक है, ₹1,00,000 महीना। तो बताएं जी कहाँ लेके जाऊँगा इसको,
अदर सोर्स में क्यों सर? मेरा मेन बिजनेस ये नहीं है, या मेरी ये सैलरी नहीं है, या मेरा ये कैपिटल एसेट नहीं था तो कैपिटल गेन में नहीं गया, या मेरी इनकम ऑफ प्रॉपर्टी नहीं थी, तो जो बचा उसको कहाँ उठा के ले गए? इसी तरह वो यहाँ पे बताता है हमें कि भाई जो किसी और हेड में जाके तुमने अलाउ कर दी अमाउंट, वो फिर यहाँ पे अलाउ करने की इजाज़त नहीं होगी। ठीक है जी 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 फॉर एग्जांपल एक बंदा है, जी जी वो अपने घर को ही एज अ बिजनेस इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है और फर्स्ट मतलब जैसे एक फ्लोर में वो रह रहा है, ठीक है। दूसरे फ्लोर में वो अपनी बिजनेस कर रहा है। ठीक है। तो अगर वो उस एरिया को बेचने की कोशिश करे, उस घर को बेचने की कोशिश करे डिस्पोजल, तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी? पहले तो उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो उसका बिजनेस का एसेट है या नहीं है। सबसे पहले तो ये आइडेंटिफिकेशन है, सबसे पहले ये आइडेंटिफिकेशन है। फिर दूसरा ये देखना पड़ेगा क्या वो सेपरेटली बेच सकता है या नहीं बेच सकता, ये भी देखना पड़ेगा। अगर वो ऊपर वाला पोर्शन सेपरेटली बेच सकता है, नीचे वाला पोर्शन सेपरेटली बेच सकता है जहाँ वो बिजनेस कर रहा है, तो ऊपर वाले का सर बेचेगा तो क्या होगा? वो फिर बिजनेस वो कैपिटल गेन में जाएगा, क्योंकि हमारा आपको पता है नॉर्मली पोर्शंस भी बिक्रे होते हैं ना। कराची में तो ये चीज़ है सर, अब मैंने यहाँ बनाया हुआ, नीचे मेरा घर था और यहाँ मैं कारोबार कर रहा हूँ, ये चीज़ मेरी बिजनेस के लिए यूज़ हो रही है, तो ये मेरी बिजनेस प्रमाइस कहलाई जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर जो भी डेप्रिसिएशन है, जो भी वेयर एंड टेयर है, वो मेरा कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगा। अगर मैं नीचे वाला पोर्शन सेपरेटली बेच सकता हूँ, उसकी सेपरेट वैल्यू है, उसका सेपरेट एंट्री है, सेपरेट उसका यूजेज है, तो वो कहाँ जाएगी सर? कैपिटल एसेट के एम्बेड में, अंडर द हेड कैपिटल गेन जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, मैं एक ही यूनिट लेकर चल रहा हूँ, तो सर मुझे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे सब्सटेंशियल कैपेसिटी किस चीज़ की है। मतलब क्या यहाँ पे एक कमरा ऊपर है और 10 कमरे नीचे हैं जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ पर ऊपर जो है 10 कमरे हैं, क्लासेस ऊपर 10 हैं और नीचे एक ही कमरा रहने का। तो अल्टीमेटली उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या ये बिजनेस में यूज़ हो रहा है, क्या ये कहाँ पे यूज़ हो रहा है? इनकम फ्रॉम मतलब मेरे रहने के लिए यूज़ हो रहा है। दूसरा ये ऑप्शन था ना, मेरे रहने के लिए। तो ये चीज़ें सर उसको आइडेंटिफाई करनी पड़ती हैं। अब इसी से रिलेटेड आप लोगों को मैंने चैप्टर 4 में कॉन्सेप्ट बताया था डिडक्शंस का, याद होगा आप लोगों को। वहाँ पे मैंने क्या बताया था कि अगर एक बंदा ऊपर वाला पोर्शन जो है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के एम्बेड में उसने किराए पे दिया हुआ है, नीचे सर उसका कारोबार है, बिजली का मीटर जो है वो एक ही है, ऊपर भी एसी यूज़ होते हैं, नीचे भी एसी यूज़ होते हैं। नीचे इधर 10 एसी लगे हुए हैं, ठीक है, कारोबार चल रहा है, बिजनेस है, ऊपर सर एक एसी लगा हुआ है। अब वो जो अपॉर्चनमेंट है किस बेस पे होगी वो? ठीक है, तो क्या वहाँ से आप लोगों को लिंक नहीं हो रही है चीज़ कि अगर हम एक पोर्शन को सेपरेट कर सकें, दूसरे को सेपरेट कर सकें, हम रीजनेबल असर्शन ले सकें इस बारे में कि यार ये चीज़ ऐसे बेची जा सकती है, तो उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जाएगा। सर मैंने एज अ होल बिजनेस भी वाइंड अप कर दिया, अपने घर भी वाइंड अप कर दिया, मैंने बिल्कुल सब कुछ बेच डाला, अभी सारा पैसा मेरे हाथ में हाँ है, बिल्कुल। तो उसकी ट्रीटमेंट सिंपल है ना, अगर आप उसको इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में लेके जा सकते हो तो ले जाओगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस में लेके जा सकते हो तब भी ले जाओगे। ठीक है, और अगर इन केस आप वहाँ पे कोई आपको सैलरी वाली मिली, सैलरी तो आपकी वैसे सेपरेट है, कैपिटल गेन में तब जाएगा जब आप उसका एक पोर्शन सेपरेट कर लोगे। ठीक है, और बिजनेस में कब जाएगा? जब आप उसकी जो बिजनेस की परमाइश है उसको सेपरेट कर लोगे। अगर इन केस ये नहीं हो सकता तो उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या ये सारा बिजनेस था, क्या ये सारा कैपिटल गेन था, तो जिसमें वो लेके जाएगा उसके अंडर अकॉर्डिंगली उसकी क्या हो जाएगी? टैक्सेशन हो जाएगी। बात समझ आ रही है? ऐसा ही है, क्योंकि सर हमें आइडेंटिफाई करना तो ज़रूरी है ना, हम ऐसी दुनिया में तो नहीं रह रहे जहाँ हमें इन्फॉर्मेशन नहीं होगी चीज़ों की। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सर ये वाला पोर्शन ऊपर वाला बेचना है, सेकंड फर्स्ट पोर्शन जो है इसकी वैल्यू सेपरेट निकल सकती है, नीचे वाले पोर्शन की सेपरेट वैल्यू निकल सकती है सर, इससे ऊपर वाले की भी सेपरेट निकल सकती है वैल्यू, तो ये चीज़ें सारी पॉसिबल है। ठीक है जी, किसमें? यस, IS40 याद है? अगर किसी ने पढ़ा हुआ IS40 तो उसके अकॉर्डिंग लिखिए, अभी शुरू नहीं किया। IS40 पढ़ो, वहाँ पे आपको ये जो मैंने वर्ड्स बोले हैं ना, सब्सटेंशियल कैपेसिटी और ये सारी चीज़ें, उसका यूजेज जो है ये आपको वहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, तो सर आते हैं बैक टू द पॉइंट, हमने क्या बात की थी? सर रिडक्शन नॉट अलाउड वाला पॉइंट समझा देगा। जिक्र आपको समझ आ गया? जब एसेट सेल, नबिया बेटा, जब एसेट सेल होगा, जब एसेट डिस्पोज होगा, उस वक्त हमें जो एग्री हुई होगी कंसिडरेशन, उस कंसिडरेशन को यूज़ करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ ए क्या थी सर हमारी? ए क्या थी सर हमारी? कंसिडरेशन सेफ। सर गेन वाला फॉर्मूला भी रिपीट प्लीज, ए माइनस बी बेटा, ये भी मैंने रिपीट कर दिया है अभी। ठीक है, तो मिस्टर अली परचेज शेयर्स कॉस्टिंग ₹40 and also paid commission on purchase of ₹45. आफ्टर अ फ्यू डेज शेयर सर उसने सोल्ड किया, कितने का जी? सोल्ड किया कितने का जी? क्या सर डिस्पोजल हो गया? यहाँ पे हो गया सर, सोल्ड का मतलब डिस्पोज करना ही होता है जी। कितने का? ₹120 का। कमीशन पेड ऑन सेल
अमाउंटेड टू रुपीज़ 2 रुपये। सर फाइन उसने कितना पे किया जी टू द गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ सेल इज रुपीज़ 7। अली ऑल्सो इनकर्ड रिपेयर एक्सपेंस ऑफ रुपीज़ 14 टू अर्न इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये उसने किसी दूसरे हेड ऑफ इनकम में एक एक्सपेंस जो है क्या किया है, इनकर किया है। मेरी बात समझ आ रही है? अब आप लोगों को ये वाली बात समझ आ जानी चाहिए, ये जो हमने बात की थी ये वाली बात पर्टिकुलरली इससे रिलेटेड वो कुछ बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब इसको एक बार फिर से पढ़ें। अली ऑल्सो इनकर्ड रिपेयर एक्सपेंस ऑफ रुपीज़ 14 टू अर्न इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये खर्चा उसने कैपिटल गेन के लिए किया है? नहीं किया ना, शेयर बेचने के लिए तो नहीं किया। उसने अदर सोर्स में एक इनकम थी उसके लिए 7 रुपये का खर्चा या 14 रुपये का खर्चा उसने वहाँ पे किया है। सर कैलकुलेट द गेन एंड लॉस ऑन डिस्पोजल। सबसे पहले क्या उठाऊंगा सर, 120 की मेरी प्राइस जो कि ए है, 120 का बेचा है ना सर। उसके बाद क्या उठाऊंगा सर, वो वाली कॉस्ट जो मैंने शेयर खरीदने के लिए लगाई थी वो कितनी है जी 40 रुपये की। सर अब बताएं ये 2 रुपये का खर्चा भी उसने शेयर के लिए किया, तो क्या मैंने ये नहीं उठाया? उठा लिया सर। 5 रुपये का खर्चा भी सर उसने किसके लिए किया था? सबसे पहले जब क्योंकि देखें मेरी बात सुने, होता क्या है आपको इसका बैकग्राउंड देता हूँ क्यों लगता है कमीशन। जब आप किसी स्टॉक ब्रोकर के पास जाते हैं, ठीक है, आपका AKD सिक्योरिटीज़ हैं और भी ये HBL वगैरह की सिक्योरिटी एक्सचेंज है, जब आप यहाँ पे जाके अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो जो भी आपकी अमाउंट होती है ना, जब आपने परचेज करना होता है या सेल करना होता है सर, वो अपना कमीशन रखते हैं। जो हमारे पास सिक्योरिटी एक्सचेंजेस ये खुली हुई है ना, एक्सचेंज हाउसेस खुले हुए हैं सर, ये सारे ब्रोकरेज हाउसेस, ये हमसे चार्ज करते हैं कमीशन। उनका भी तो बिजनेस है ना सर। वो हमें अकाउंट कहाँ पे खोल के देते हैं? PSX के पास। अब PSX का जो मेंबरशिप है ना वो बहुत महंगी है, मेंबरशिप। तो वो किन लोगों ने खरीदी हुई है? कुछ बड़े बड़े बैंक्स हैं, इन्होंने खरीदी हुई है। AKD सिक्योरिटीज है, इन्होंने खरीदी हुई है। ये क्या करते हैं, इन्होंने मेंबरशिप जब खरीदी हुई है तो आगे आपके जैसे मेरे जैसे सब इन्वेस्टर्स को क्या कर देते हैं, एक एक अकाउंट बना के दे देते हैं उस मेंबरशिप के अगेंस्ट। तो वो उस चीज़ का फिर क्या करते हैं, हमसे कमीशन चार्ज करते हैं, ठीक है। एक तो है ये नॉर्मल जो आम मार्केट में चलता है, अगर आप जाएंगे स्टॉक एक्सचेंज से खरीदने। दूसरा सर क्या है, समीउल्लाह भाई ने शेयर खरीदा और शेयर में सर इतना पोटेंशियल है कि शेयर ऊपर जा सकता है। समीउल्लाह बोले कि यार मैंने 100 का तुम्हें बेचना है, लेकिन मैं अब इसके और मेरे बीच में एक बंदा है जी, ठीक है। तो कोई बीच में एक बंदा हमारे है और वो कह रहा है कि यार मैं तुमसे समीउल्लाह से ना 100 रुपये का बेच रहा है, मैं तुम्हें 97 का करवा देता हूँ, 1 रुपये का कमीशन तुम मुझे भी दे दो। तो ये खर्चा कर रहा हूँ ना सर मैं शेयर को खरीदने के लिए या शेयर को बेचने के लिए। तो इस तरह के जितने भी खर्चे हैं वो क्या होंगे सर, ऐड होंगे किसमें, कॉस्ट में, कॉस्ट ऑफ शेयर में ऐड होंगे, ठीक है। ये आगे भी जब हम जाएंगे, जब कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो कमीशन जो है ये आपकी कॉस्ट का पार्ट बनता है। तो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई इसमें एग्जांपल के। एक तो सर जब हमारे बीच में कोई ना कोई ब्रोकर आके आ जाएगा और वो कहेगा कि सर मैं आपको कम प्राइस पे ले देता हूँ, आप मुझे पैसे दे दो। या अनलेस के क्या होगा कि अगर हम सिक्योरिटी ब्रोकर्स के पास अपना अकाउंट खुलवाते हैं, AKD सिक्योरिटी जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी, तो अगर वहाँ खुलवाते हैं सर, वहाँ के 1 टाइम फी होती है 5000, उसके बाद ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन वेरी करता है, ठीक है जी। 1.25% होगा गेन का या 1% होगा गेन का, तो वो सारा इसका बैकग्राउंड है। तो सर जी बताएं मुझे, 5 रुपीज़ पार्ट ऑफ द कॉस्ट, ये कौन सा कमीशन था जो हमने खरीदते वक्त पे किया था? क्योंकि तभी पे करूँगा ना जब आगे वाला मुझे सस्ता बेच रहा होगा। तो जब सस्ता देगा तो मेरा फ़ायदा है ना इसमें, मैं शेयर सस्ता खरीद के महंगा बेच रहा हूँ, मुझे ज़्यादा गेन होगा ना। सर 5 रुपये वो वाले जो मैंने खरीदते वक्त पे किया था, 2 रुपये वो वाले जो मैंने बेचते वक्त पे किया कमीशन। सर 40 रुपये कौन से हैं, जिसका मैंने शेयर खरीदा था। तो सर कितने हो गए सर, 47। अब बात यह है कि सर फाइन जो उसने पे किया है टू द गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ सेल इज ₹7। क्या ये किसी किस्म का आपको लग रहा है कि उसने शेयर के लिए किया खास तौर पे? नहीं सर, ये तो उसका कोई अदर खर्चा होगा जो कि यहाँ पे फॉल कर रहा है डिडक्शन नॉट अलाउड में। क्योंकि सर गवर्नमेंट को कोई भी फाइन अगर या कोई सेस या कोई ड्यूटी गवर्नमेंट को अगर पे की जाती है तो वो लेस करने की इजाज़त नहीं होती हमें। तो इस वजह से हमने इसको पार्ट ऑफ कॉस्ट नहीं बनाया है 7 रुपये को, ठीक है जी। तो हमारे पास 120 की सेल प्राइस है, 47 की कॉस्ट है, नेट पे हमारे पास गेन कितने का आ गया जी, 73 रुपीज़ का। आप लोग का सवाल होगा कि सर ये आपने क्यों नहीं अलाउ किया 7 रुपये का खर्चा? सवाल बनता है ना सर, लॉजिकल सवाल बनता है। इस पेनल्टी या कोई फाइन, अब मैं आपको सवाल करता हूँ ना सर। सपोज एक बंदे ने अपनी सेल्स टैक्स की रिटर्न 1 महीने की टाइमली ड्यूली जो है ना उसने सबमिट नहीं करवाई, उसको उसके ऊपर क्या लग गया गवर्नमेंट की तरफ से, फाइन। वो इतना चालाक था सर, उसने वो फाइन उठा के जो है ना अपने अगली बार जो उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस आ रही थी उसमें उसने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया। तो मुझे बताएं कि जब वो एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगा तो उसको बेनिफिट नहीं मिल जाएगा वहाँ से? मिल जाएगा ना सर। मतलब गवर्नमेंट के लगाए हुए फाइन के ऊपर मैं बेनिफिट उठा रहा हूँ,
तो कहीं से भी ये चीज़ लॉजिकल नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जब भी सर कोई फाइन लगाती है, कोई सेस लगाती है, कोई ड्यूटी लगाती है, या गवर्नमेंट को जो हम पैसा पे करते हैं डायरेक्टली, और वो किससे पर्टेनिंग कर रहा होता है, फाइन से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि पेनल्टी होती है, तो वो हमें लेस करने की इजाज़त नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम सर आगे जाके इसका बेनिफिट ना उठा पाएँ। तो इस वजह से 7 रुपये को हमने यहाँ पे कंसिडर नहीं किया। अब ये छोटी छोटी चीज़ें होगा क्या अल्टीमेटली, जब हम एंड पे जाके पास पेपर कर रहे होंगे तो वहाँ पे एक प्रोविजन ये भी दे देगा सर कमीशन, एक प्रोविजन ये भी दे देगा सर उसने पेनल्टी पे की है, तो हम अंधों की तरह जो है ना 7 रुपये उठा के कॉस्ट में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमने नहीं करनी। क्लास हमारी आज कितने बजे तक है? एब नॉर्मल कॉस्ट, हाँ इलियास ये भी ठीक है, इसको कॉस्ट से आप रिलेट करके भी पढ़ सकते हो। अवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल है ना मुनीब, अनअवॉइडेबल। रिपेयर एक्सपेंस के यहाँ पे कोई काम नहीं, बिल्कुल जी रिपेयर एक्सपेंस का कोई काम नहीं। क्यों? क्योंकि अदर हेड ऑफ इनकम में चला गया था ना, वहाँ पे जाके लेस कर दिया था सर। गेन वाला फॉर्मूला रिपीट, A माइनस बी, ठीक है। यहाँ तक सब साथ हैं? किसी ने हाथ उठाया था अभी, शायद नहीं उठाया था, चलो सही है। आ जाए सर, आपका सबसे फेवरेट टॉपिक प्रॉपर्टीज़ हैं सर हमारे पास, इंशाल्लाह हो जाएंगी सर जब हम क्वालिफाई कर लेंगे। अभी भी है, चल वो तो बुक ही है ना, अपनी है, क्या बात है, अच्छी बात है। अब्बू ने तो नहीं नाम लगवा दी, खुद खरीदी है? नहीं मिली है ना, अच्छा समीला इसीलिए ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है कि यार मुझे ये बताओ कि मैं प्रॉपर्टी जब बेचूंगा तब क्या होगा, मतलब मिली है और बेच दूंगा। समीला उनको रिटेन कर लो, कैपिटल गेन आ जाएगा, ठीक है। तो सर हम क्या बात कर रहे थे, मैंने आप लोगों को बताया था जैसे कि हम बात करेंगे कैपिटल गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। एक तो हमने ये बात की सर, अब एक मिनट आगे आ जाएं, कुछ और भी देख लेते हैं। कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, सर ये कौन सी सिक्योरिटीज़ थी, ये भी हम जब आएंगे तब इसके ऊपर बात कर लेंगे। तो मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? सर हमने क्या क्या पढ़ना है आगे आप लोगों को, मैं इसका ब्रॉड आइडिया दे रहा हूँ। एक क्या चीज़ें समझ आ रही हैं? ये पढ़ा हुआ पहले कुछ इस तरह की बातें, एम्प्लॉय शेयर स्कीम, ठीक है। तो इसको मैं अभी छोड़ रहा हूँ, कुछ वहाँ से भी मैं रिलेट करा दूंगा। एम्प्लॉय शेयर स्कीम जब हमने पढ़ा था, सैलरी में क्या ट्रीटमेंट था और उसका कैपिटल गेन में क्या उसका लिंक था, कोई मुझे उसका प्रॉपर फ्लो बता दे। यहाँ पे उसकी बात करने की क्या रीज़न है सर? पहली सब रेवेन्यू में बेनिफिट है वो इनकम वैल्यू में जाएगा, फिर जब डिस्पोजल होगा तो वो कैपिटल गेन में जाएगा। सर अगर मुझे सिक्योरिटीज़ मिली हैं, मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे शेयर्स दिए हैं एम्प्लॉय शेयर स्कीम के अकॉर्डिंगली, तो सर उस वक्त जो मुझे बेनिफिट मिला, सैलरी क्या होती है, रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल होती है ना। मुझे सर एक शेयर मिला 40 रुपये का और उसकी मार्केट में कितनी वैल्यू है, 50 रुपये की। सर मेरे एम्प्लॉयर ने जब मुझे दिया तो मुझे 10 रुपये का बेनिफिट दिया, बेनिफिट मुझे रिसीव हो चुका ना, शेयर मुझे मिल चुका, तो इसको मैं कहाँ टैक्स करवा दूंगा, इनकम फ्रॉम सैलरी में। अब सर मैंने वो शेयर होल्ड करके रखा हुआ है, अब इसके बाद की जो नेचर है उस शेयर की पर्टिकुलरली वो क्या बन जाएगी, कैपिटल गेन की नेचर बन जाएगी। तो सर जब वो कैपिटल एसेट बन जाएगा तो अब सपोज वो 50 से उठ के आ गया 70 रुपये पे, तो जो 20 रुपये का सर उसमें जो डिफरेंस है वो कहाँ पे जाके टैक्स होगा, कैपिटल गेन में टैक्स होगा। लॉस होगा तो सर लॉस का ट्रीटमेंट ये देखें सर ये देखें सर, कैरी फॉरवर्ड भी पढ़ के आए हैं हम ऊपर। हमने क्या यहाँ पे देखा कि जो हमारे पास सर शेयर्स होते हैं, लॉस आएगा तो कैरी फॉरवर्ड। अब इसमें भी सर हमारे पास फिर मज़ीद इसमें कुछ बातें हैं, 3 साल होगा, कब 6 साल होगा, ये सारी बातें हम इसमें करेंगे जब हम पढ़ेंगे। आ जाए जी वापस आ जाए। कैपिटल गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा सर ये जो चेंज है ना इसमें यहाँ से ऑनवर्ड्स, मुझे नहीं पता कि किसने पहले पढ़ा हुआ है किसने पहले नहीं पढ़ा हुआ, तो जिसने पहले पढ़ा हुआ है उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि सर ये जो है ना ये रीसेंट चेंज है। मतलब जो हमारा फाइनेंस एक्ट आया था ना 2024 वाला, जो सर कब आया था, लास्ट टाइम 24 में आया था ना, जून 24 में एंड में आया था, ये उसमें चेंज आया था। मेरी बात समझ आ रही है? इसकी आप डेट देखेंगे तो आपको आइडिया होगा, जुलाई 2024, मतलब ये इससे ऑनवर्ड्स एप्लीकेबल था। उससे पहले क्या ट्रीटमेंट होता था वो यहाँ तक रुका हुआ है, उससे पहले क्या ट्रीटमेंट होता था वो यहाँ पर रुका हुआ है। पहले उसने डिफरेंट रेट्स बनाए हुए थे बेस्ड ऑन होल्डिंग पीरियड, कि अगर एक प्रॉपर्टी इतनी रोकोगे फिर इतना पैसा पढ़ाता हूँ अभी तो। लेकिन ये जो सर चेंज है ये रिसेंट चेंज है, ठीक है, और इसको हमने अभी पढ़ना है। किसी ने अगर पुराने लेक्चर लिए हुए हैं तो उसके लिए ये चीज़ रेलिवेंट है। अब ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सर जब बाद में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने पहले पढ़ा होता है, तो अगर उनको रेफ़र करना हो ना तो वो पूछते हैं सर आपने जो चेंजेस हैं हमें वो बता दें, तो फिर उनको रेफ़र किया जाता है कि बेटा सिर्फ ये वाले लेक्चर में मैंने ये चेंज बताई हुई है, तो इसको आप देख लें, ठीक है। पेपर में दोनों पूछ सकता है क्या सर? पेपर में वो 2019 की खरीदी हुई प्रॉपर्टी पूछ सकता है?
पूछ सकता है ना, क्या वो ये भी पूछ सकता है कि जुलाई 2024 के बाद खरीदी है। लेकिन होता क्या है नॉर्मली कि जब भी हमारा फाइनेंस रेट चेंज होता है तो हमेशा वो चेंजेस की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होता है, वो कभी भी पुरानी चीज़ें नहीं पूछता। लेकिन इस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्योंकि सर ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ज़्यादा आपको नज़र आ रही होगी कॉम्प्लिकेटेड बजाय कि इस वाली चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे सिंपली 15% का रेट है, यहाँ पे सिंपल 15% का रेट है। इस वजह से वो क्या पूछेगा आपसे, यहाँ पे ये चीज़ पूछेगा। अगर आज से 2 साल बाद बात करें तो वो आपसे ज़रूर ये चीज़ ही पूछेगा, क्योंकि फिर ये चीज़ रेलेवेंट नहीं रहेगी इतनी। तो अभी सर एग्ज़ाम में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये इंपॉर्टेंट है फॉर द कमिंग अटेम्प्ट। यहाँ मैं लिख देता हूँ पर, ताकि आप लोगों को, क्योंकि चेंज आया ना सर, जो चेंज आया वो आई कैप के लिए हमेशा से रेलेवेंट रहा है। चलें जी बात करते हैं अगेन अराइजिंग ऑन द डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल दे सकते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की? आप दे दें सर, आपके पास तो है भी, आप दे दें सर, कौन सी ये प्रॉपर्टी है, कहाँ पे है, दे दें उसकी एग्जाम्पल, यहाँ लिख देते हैं सर। अगेन पास एक घर हो या फिर ऐसा घर है सर, तो सर एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। क्या आप बात कर रहा है सर? गेन अराइजिंग ऑन डिस्पोजल, गेन अराइजिंग ऑन होल्डिंग, होल्ड किया हुआ सर, डिस्पोजल की बात कर रहा है। कहीं पे भी बात करेगा कैपिटल गेन का चैप्टर जब भी आपके जहन में है, जब भी सवाल आए तो आपके जहन में एक चीज़ आनी चाहिए, डिस्पोजल। ठीक है जी, कैपिटल गेन इज इक्वल टू डिस्पोजल। तो सर डिस्पोजल की बात कर रहे हैं, जब भी हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी और उसको बेचने की, द गेन अराइज ऑन द डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय अ पर्सन इन अ टैक्स ईयर शैल बी चार्जेबल टू टैक्स इन दैट ईयर अंडर द हेड सर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में जाएगा ना सर, उसी की बात कर रहे हैं। एट द फॉलोइंग रेट्स, सर मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी कब? 2019 में सर मैंने खरीदी ये 100 मिलियन की। ठीक है जी, अब आ गया है टाइम, अब ये हमारे पास टैक्स ईयर कौन सा था? टैक्स ईयर कौन सा है जी? टैक्स ईयर ऐसे ही है जी। और अगर यहाँ मैं लिख देता सितंबर, तो यहाँ पे सर मैंने क्या किया, इसको परचेज़ किया। अब सर बात करते हैं आगे, मुझे सर गुजर के 5 साल, तो उसी प्रॉपर्टी को उठा के सर मैंने क्या कर दिया, 2024 में मार्च में ही क्या किया सर, मार्च में बर्थडे आती है मेरी, तो मैंने सोचा आज मैं अपने आप को गिफ्ट दूं, पैसा ज़्यादा सारा मेरे बैंक अकाउंट में आ जाए। तो मैंने इसको कितने का बेचा जी? 170 मिलियन का इसको क्या किया सर, सोल्ड कर दिया। अब आपका सवाल नहीं बनता कि सर इसके ऊपर गेन कितना आया। पहला तो सवाल ये, वो तो हमें नज़र आ रहा है सर, सीधा नज़र आ रहा है 70 रुपये का। अगला सवाल ये बनता है सर गेन तो आ गया, अब करना क्या है इसका? अब इसका करना क्या है? क्या इसको हम उठा के नॉर्मल उसकी टोटल इनकम में ऐड कर दें? क्या इसके ऊपर स्लैब रेट लगा दें? ये ऑप्शन है हमारे पास, जो स्लैब रेट हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था कि सर अगर उसकी इनकम इतने में फॉल करे तो ये रेट लग जाएगा, अगर इतने में फॉल करे तो ये रेट लग जाएगा। क्या सर हमने इसके ऊपर ये करना है, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? कोई सर ऐसा रेट आप हमें बताएंगे, जैसे हमने सेपरेट ब्लॉक में पढ़ा था कि सर जब हम गोल्डन हैंडशेक पेमेंट की बात करते हैं तो उसमें 3 साल का जो रेट है पिछले सालों का एवरेज, उस तरह का सेपरेट कोई रेट मिलेगा हमें। सर टैक्स वाले ने इसका जवाब दिया कि जब इस तरह का रेट आएगा 70 रुपये का, इस तरह का गेन आएगा जब आपके पास 70 रुपये का, तो आपने अल्टीमेटली क्या करना है जी, आपने आना है इस वाले टेबल के ऊपर। उसमें आपने सबसे पहले क्या देखना है अपना सर, आपने देखना है होल्डिंग पीरियड। आपने सबसे पहले क्या देखना है जी, होल्डिंग पीरियड। होल्डिंग पीरियड आपको मेरी वाली एग्जांपल में सर कितना नज़र आ रहा है? 5 साल नज़र आ रहे हैं सर जी। उसने बोला कि जब हम बेचेंगे क्या, इमूवेबल प्रॉपर्टी जब बेचेंगे उसके ऊपर आ जाएगा एक गेन। इस गेन को उठा के आपने सर स्लैब का रेट नहीं लगवा देना, बल्कि हमने इसको एक सेपरेट रेट के ऊपर टैक्स करवाना है, सेपरेट ब्लॉक के इसको कंसिडर करते हुए टैक्स करवाना है। उसका रेट मैंने आपको दिया हुआ है कितना, ये सारे रेट्स हैं जी। अब उसने बोला देखने का तरीका क्या है, सबसे पहले क्या देखना है जी, होल्डिंग पीरियड। इफ़ होल्डिंग पीरियड लेस देन या इक्वल टू है 1 ईयर तो क्या होगा? अगर सर इफ़ 1 ईयर से ज़्यादा है और 2 साल से कम है तो क्या होगा? अगर 2 साल से कम है और 3 साल से 2 साल से ज़्यादा है और 3 साल से क्या है, कम है तो क्या होगा? इस तरह सर उसने आपको बता दिया। और एट द एंड उसने क्या बोला सर, इफ़ होल्डिंग पीरियड इज़ ग्रेटर देन 6 ईयर, तो आपने अमाउंट क्या कर देनी है, 0% पे चार्ज करवानी है। अब देखिए मेरी बात सुना सर, मैंने आप लोगों को क्या बताया था
कि मैंने क्या खरीदी है जी, प्रॉपर्टी खरीदी है जी। क्या मैंने आपको बताया था मैंने कोई प्लॉट खरीदा है? मैंने ये बताया था प्रॉपर्टी ना, हमने प्रॉपर्टी खरीदी है सर। प्लॉट की टैक्सेशन डिफरेंट है, प्रॉपर्टी की टैक्सेशन है डिफरेंट। तो सर मैंने खरीदी क्या, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी थी मेरी। अब मेरा सर होल्डिंग पीरियड बताएं जी कितने हैं जी, 5 साल था या 5 साल से कम था या 4 साल से ज़्यादा था? 5 साल था। तो बताएं उसके ऊपर कितना रेट ऑफ टैक्स रखना चाहिए इस टेबल को सामने रखते हुए जी? 5% यहाँ पे नहीं 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 नहीं, 5 साल है ना, इससे नीचे आएगा ना, जीरो हो गया ना, ये सब तो जीरो है ना, इस पर तो टैक्स का रेट ही नहीं है। तो अल्टीमेटली सर यहाँ पे कितना, जीरो। लेकिन अब मैं सपोज करता हूँ कि सर मेरा जो है होल्डिंग पीरियड वो था सर 2 साल का, इसको मैंने सर चेंज कर दिया, कितना कर दिया, ठीक है सर बताएं जी, होल्डिंग पीरियड बताएं। 3 साल किस में फॉल कर रहा है जी, 7.5। ये वाला। क्यों? क्योंकि सर प्रॉपर्टी थी, 7.5 का रेट था और होल्डिंग पीरियड हमारा क्या था, 3 साल से कम था, या 3 साल या उससे कम। तो अल्टीमेटली हम इसको कितने पर टैक्स करवा देंगे, इंटू 7.5%। ऊपर आ जाइए, बताइए कितना आंसर आ रहा है। 5.25 इज ओवर। क्या सर मैं इसको कैपिटल गेन बोल सकता हूँ? क्या सर मैं इसको कैपिटल गेन बोल सकता हूँ? क्या सर मैं इसको टैक्स का रेट बोल सकता हूँ? क्या सर मैं इसको टैक्स की लायबिलिटी बोल सकता हूँ? मर्जी है सर, यही तो हमने सीखा था चैप्टर 4 में कि हम बात कर रहे थे ये कब खरीदी हमने, परचेज कब की, परचेज कब की है, 2019 में। वो ये कहता है कि सर रेट ऑफ टैक्स ऑन प्रॉपर्टीज अक्वायर्ड ऑन और बिफोर 30 जून 24। अगर तो 30 जून 24 से पहले प्रॉपर्टी एक्वायर की होगी तो ये वाले रेट्स अप्लाई होंगे, ये वाले सारे। और अगर जो प्रॉपर्टी है वो हमने कब एक्वायर की होगी, 1 जुलाई 24 के बाद। मतलब हमारे इस वाले पर्टिकुलर सिनेरियो में ये चीज़ अप्लाई नहीं हो रही। अब मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ कि सर यही प्रॉपर्टी मैंने कब परचेज की, इफ़ आई परचेज दिस प्रॉपर्टी, आफ्टर 1 जुलाई 2024। तो सर अब यहाँ पे रेट ऑफ टैक्स क्या होगा, इसके लिए अब आप अगला सवाल जो है वो ये देखें जी, इसको पढ़ लें एक बार। सर 15% ऑफ द अमाउंट, 15% फॉर पर्सन अपेयरिंग ऑन द एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। सर जो ATL में जो आ रहा होगा ना, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ रहा होगा। अब एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट क्या होती है सर, वो बंदा एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आता है जो अपनी रिटर्न ऑफ इनकम जो है वो बाय ड्यू डेट फर्निश कर देता है, ठीक है जी। अब जो है FBR ने चेंज किया है कि जो बंदा अब भी क्या करता है कि सपोज मेरी सर 30 सितंबर की डेट है और मैंने तब तक अपनी रिटर्न फाइल कर दी, तो सर तब तो मेरा नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ जाएगा। एक लिस्ट हर महीने जो है वो इशू होती है, लेकिन पहले यही था, फिर अगले साल जाके लिस्ट चेंज होती थी। अब सर उसमें चेंज ये आया है कि जो बंदा भी सपोज आफ्टर ड्यू डेट भी सबमिट करवाता है ना अपनी टैक्स की रिटर्न, तो उसका भी नाम फिर अगले महीने की जो लिस्ट आती है या जो 15 दिन के बाद जो लिस्ट आती है उसमें अपडेट कर दिया जाता है। तो जो बंदा तो उस लिस्ट में होगा उसके लिए कितना रेट है, 15%। अब आप लोगों को ये देखने की जरूरत नहीं है कि सर वो कब होगा कब नहीं होगा, आप लोगों के लिए सिंपल ही है कि सर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में अगर वो फॉल कर रहा है तो क्या करेंगे सर, 15% ऑफ कैपिटल गेन ना। क्योंकि अगर हमने इस पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करें तो 70 रुपये की सर अगर बेची तो इसके ऊपर कितना रेट मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15%। इतना क्या आ जाएगा हमारे पास, कैपिटल गेन आ जाएगा। लेकिन ये कब होगा, अगर हमने वो प्रॉपर्टी कब एक्वायर की होगी, 1 जुलाई 24 के बाद। 1 जुलाई 2024 के बाद अगर प्रॉपर्टी एक्वायर की है तो उसके ऊपर रेट लगेगा 15%। अगर वो पर्सन कहाँ पे अपेयर हो रहा है, उसका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में। ये चीज़ आप लोग को आइडेंटिफाई पेपर में नहीं करनी, पेपर में आप लोग को बताएगा कि इस पर्सन का नाम जो है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ रहा है। जब पेपर में सवाल आएगा तो सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉपर्टी कब खरीदी। क्योंकि यहाँ जो डिसीजन हो रहा है ना, यहाँ पे जो डिसीजन हो रहा है वो किस बेस पे हो रहा है, अगर प्रॉपर्टी एक्वायर की है 30 जून 2024 से पहले, सर प्लीज़, अगर प्रॉपर्टी एक्वायर की है 30 जून 2024 से पहले तो यहाँ तक हम बात रोक देंगे, हम आगे की बात करेंगे नहीं, एक्टिव टैक्स पेयर हम नहीं देखेंगे।
अगर सर हमने प्रॉपर्टी एक्वायर की है कब 2024 के बाद, तो हम आ जाएंगे, हम पहली वाली बात को एक्सक्लूड कर देंगे, फिर हमारे लिए ये रेट्स तो रेलेवेंट ही नहीं है, क्योंकि ये जो रेट्स हैं ये आए हुए हैं फाइनेंस एक्ट 2021 में 22 में, वे तब ये तब के रेट्स हैं, पुराने रेट्स। अब हम इनको ख़त्म तो नहीं कर सकते। अब नया फाइनेंस एक्ट आया तो उसमें उसने ये वाली बात की, मेरी बात समझ आ रही है? जब उसने ये बात की तो उसके लिए कंडीशन भी लगा दी कि अगर प्रॉपर्टी कब खरीदी है, सर ये आफ्टर का वर्ड नज़र आ रहा है, सर ये आफ्टर का वर्ड नज़र आ रहा है। अगर प्रॉपर्टी आफ्टर 1 जुलाई 2024 के बाद खरीदी है तो कितना रेट अप्लाई होगा? 15%, प्रोवाइडेड के उस बंदे का नाम कहाँ पे आ रहा है? एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ रहा है। अब अगर बंदा एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में ना आ रहा हो तब क्या ट्रीटमेंट है, उसको यहाँ पे हम अभी पढ़ लेते हैं, उसका इसके लिए आपको 1 मिनट रुकना पड़ेगा। लेकिन अगर वो बंदा उसने प्रॉपर्टी परचेज की कब? 1 जुलाई 2024 से पहले, तो कौन से रेट आएंगे? ये वाले रेट्स अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है जी। अब बात करते हैं उस बंदे की जिसने प्रॉपर्टी तो 1 जुलाई 2024 के बाद खरीदी, लेकिन वो बंदा एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं आ रहा, तो सर उसके लिए कितना रेट है जी? अच्छा जी, जैसे हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि सर अगर हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी है और उसकी जो खरीदने की डेट है हमारी वो अगर 1 जुलाई 2024 से पहले की है, तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में सर हमारे पास जो रेट्स रेलेवेंट हो जाते हैं वो सर यहाँ से जो पीछे वाले रेट्स हैं सारे, सर ये जो सारे रेट्स हैं हमारे पास ये रेलेवेंट हो जाते हैं। लेकिन सर इन केस अगर एक बंदे ने प्रॉपर्टी जो है वो खरीदी भी कब है सर? उसने आफ्टर 1 जुलाई 2024 खरीदी है और वो बंदा एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ रहा है, तब तो हमने सर पढ़ लिया कि सर कितना है जी उसके ऊपर 15%, ऐसे ही है जी। लेकिन सर सिनेरियो ये है अगर वो बंदा एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं आ रहा, अगर वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में बेटा नहीं आ रहा, तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में उसके ऊपर कितना रेट अप्लाई होगा? ठीक है, ये हमारा अगला सवाल है। तो इसके लिए बेटा देखें, उसने एक बात कही है टैक्स वाले ने, उसने बोला कि सर 15% फॉर द पर्सन अपेयरिंग ऑन द एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। यहां तक तो बात हमने कर ली, एक तो नॉर्मल, ठीक है। ये किसके लिए थी? उसके लिए थी जो कि किसमें था समीला? एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में था, ठीक है जी। लेकिन वो बंदा जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है उसके लिए आगे वो बात कर रहा है, एंड एट द रेट्स स्पेसिफाइड इन डिवीजन 1 फॉर इंडिविजुअल्स एंड एओपी मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन और एंड फॉर कंपनीज इन डिवीजन 2। मेरी बात समझ आ रही है? मतलब एओपी और इंडिविजुअल्स के लिए जो डिवीजन 1 में रेट दिया हुआ है और कंपनीज के लिए जो कि डिवीजन 2 में रेट दिया हुआ है। क्या याद आ रहा है किसी को कि हमने कहां पढ़ा था ये डिवीजन 1 और डिवीजन 2 और रेट सारे? हेलो हाशिर, नहीं याद आ रहा मेरा ख्याल है। तो बेटा इसमें ये सीन है, इसमें देखिए मैं आपको याद करवा देता हूं अगर आप लोग भूल गए हैं। तो चैप्टर नंबर 4 जो कि हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था, वहां पे हमारे पास सर ये फर्स्ट शेड्यूल है जो कि डिवीजन 1 में आता है, वो असल में इसी की बात कर रहा है। सर ये जो डिवीजन 1 है ये किसके लिए है? ये इंडिविजुअल और एओपी के लिए, ऐसे ही है जी। मैंने आप लोगों को बताया था कि सर इंडिविजुअल और एओपी होंगे तो हमारे पास टेबल 1 लगेगा और टेबल 2 लगेगा। टेबल 2 सर कब लगता है जी? जब हमारे पास उस पर्सन की जो टैक्सेबल इनकम है उसके 75% से ज्यादा उसकी सैलरी अगर हो, ठीक है जी। या इस तरह आप कह सकते हैं कि अगर उसकी सैलरी जो है उसकी टैक्सेबल इनकम के 75% से ज्यादा हो तब हमारे पास टेबल 2 लग जाता है और अदरवाइज हमारे पास टेबल 1 लगता है। लेकिन सर ये किसके सिनेरियो में है? ये किसके सिनेरियो में? इंडिविजुअल और एओपी के केस में। तो वो यहाँ पे यही बात कर रहा है कि सर अगर तो बंदा एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में है वो कहां चला जाएगा जी? 15% में चला गया, बात खत्म कर दी। लेकिन वो बंदा जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं आ रहा, उसने जो टैक्स पे करना है वो किस अमाउंट पे करना है जी? उसने सर अकॉर्डिंग टू दीज डिवीजन 1 जिसमें इंडिविजुअल और एओपी के लिए रेट है और डिवीजन 2 जिसमें सर कंपनीज के लिए रेट है। कंपनी का सर कितना रेट बताया था मैंने आप लोगों को? सर अगर हमारे पास कंपनी है तो उसमें 29% रेट था, ठीक है जी। तो उसने इस रेट के अकॉर्डिंग फिर टैक्स देना है अगर वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं आ रहा। पहली तो बात थी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ रहा है सर 15, बात खत्म कर दी, ठीक है। दूसरी बात सर अगर वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं आ रहा तो सर डिवीजन 1 विच मींस वही सर वही वाले जो हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़े हैं, ये वाले सर, ये वाला जो हमारे पास शेड्यूल है, ये वाला जो हमारे पास सर ये वाला टेबल 1 और टेबल 2, क्या ये इंडिविजुअल एओपी के लिए नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो उसने फिर इनके अकॉर्डिंग हमें क्या देना है जी? टैक्स देना है। आते जी, वापस आते हैं इधर। सर अब इसके आगे मजीद क्या बात कर रहा है? पहले तो उसने बोल दिया 15% फॉर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, बात खत्म। दूसरा उसने बोला कि अगर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है तो फिर वो टेबल 1 और टेबल 2 जाकर रेफर करो, चैप्टर 4 वाले टेबल 1 और टेबल 2, फिर मतलब उसकी इनकम को ऐड कर दो और जो रेट बन रहा है उस टेबल से उठा के मल्टीप्लाई कर दो। ये चीज अब सर हम न्यूमेरिकली कर रहे होंगे, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ रही होगी, ठीक है। लेकिन उसने बोला कि सर यहाँ पे ध्यान से, प्रोवाइडेड दैट
प्रोवाइडेड दैट उसने क्या बोला कि जो रेट ऑफ टैक्स है ना फॉर इंडिविजुअल या एओपी नॉट अपेयरिंग ऑन द एक्टिव टैक्स पेयर रेट, मतलब इसी की ही वो कंटिन्यूएशन में बात करने लगा है, इसी की कंटिन्यूएशन में बात करने लगा है कि मैंने तो आप लोग को बता दिया कि जाके वो जो टेबल 1 है, शेड्यूल 1 है, वहां पे जाके रेफर कर लो, चैप्टर नंबर 4 में जो टेबल्स दिए हैं वहां पे रेफर कर लो। उसने ये तो बता दिया, बोला बट प्रोवाइडेड, ये इस चीज का तुमने ख्याल रखना है। वो कौन सी चीज है सर? उसने बोला कि जो रेट ऑफ टैक्स है ना शेल नॉट बी लेस देन 15% ऑफ द गेन। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? देखिए मेरी बात सुने सर, अगर एक बंदा, इफ अ पर्सन, ठीक है जी, वो किस में आ रहा है सर जी? एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ रहा है, उसके लिए कितना रेट है? 15%। सर ये वो बंदा है जो बेनिफिट भी दे रहा है, ठीक है, बेनिफिट किसको दे रहा है? गवर्नमेंट को बेनिफिट दे रहा है, 15% टैक्स देके एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आके अपनी रिटर्न फाइल करके इसको तो 15% रेट देना बनता है। लेकिन सर वो बंदा इसके पैरेलल में अगर हम बात करें जो कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है, जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है, तो आप खुद से मुझे बताएं कि क्या गवर्नमेंट को इसके ऊपर रेट ज्यादा लगाना चाहिए या कम लगाना चाहिए? ज्यादा लगाना चाहिए ना, ऐसे ही जी। तो उसने बोला कि तुम जाके शेड्यूल का रेट तो लगा रहे होगे, टेबल 1 या टेबल 2 तो तुम लगा रहे होगे, लेकिन इस चीज का ख्याल रखना कि रेट कभी भी एट एनी टाइम 15% से कम ना हो, क्योंकि सर अगर इफ अ पर्सन नॉट अपेयरिंग इन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट तो उसका रेट हमेशा क्या होगा सर? 15% से क्या होगा? ज्यादा ही होगा, ठीक है जी। उसकी रीजन क्या है जी? उसकी रीजन यह है कि वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं आ रहा। हमने इस चीज को इंश्योर जरूर करना है कि बेशक हम जाकर टेबल 1 लगा रहे हैं, टेबल 2 लगा रहे हैं इंडिविजुअल और एओबी के केस में, या चाहे कंपनी के केस में 29% लगा रहे हैं, इस चीज को हमने जरूर इंश्योर करना है कि सर जो उसका 15% जो मिनिमम बनता था, ये जो 15% मिनिमम बनता था ये तो वो दे ही थे। हाँ, चाहे 16 हो जाए, चाहे 17 हो जाए, चाहे 18 हो जाए, 20, 19, 22 जितना भी हो जाए सर, वो मैटर नहीं करता। लेकिन हमने इंश्योर क्या करना है कि प्रोवाइडेड दैट कि सर जो हमारा 15% का रेट था उस बंदे के केस में, उस पर्टिकुलर बंदे के केस में जो कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं आ रहा था, वहां पे फिर सर 15% से कम ना जाए, इससे ऊपर ही हो, क्योंकि सर ये तो बंदा वो है जो कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है, जिसने इनकम रिटर्न अपनी इनकम की जो रिटर्न है वही फाइल नहीं की थी। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो सर इसकी हम एक छोटी सी समरी ऐसे बना लेते हैं कि सर वो बंदा जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ रहा है, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट वाले के लिए सर कितना है जी? कितना है जी? एग्जैक्ट कितना है जी? 15%। और वो बंदा नॉट इन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, तो इसके लिए सर कितना है जी? इसके लिए सिर्फ हमारे पास रेट है जो कि उसकी टेबल 1 या टेबल 2 में आ रहा था इन केस ऑफ इंडिविजुअल या फिर एओपी। ठीक है जी, इसको मैं मजीद जरा जूम इन कर देता हूं जी ताकि आप लोगों को नजर भी आ जाए। ये जी, इसको हम थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। तो सर क्या बात कर रहे थे हम? टेबल 1 या टेबल 2 इन केस ऑफ इंडिविजुअल या फिर एओपी, और अदरवाइज अगर कंपनी की बात करें तो सर वो कहां पे चले जाएगा? अपनी डिवीजन 2 में चले जाएगा। सर क्या ये डिवीजन 1, डिवीजन 2, टेबल 2 क्या ये याद करने की जरूरत है? सर क्या हमें ये सेक्शन नंबर याद करने की जरूरत है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें ये सेक्शन नंबर याद नहीं करने, ये डिवीजन वगैरह हमें याद नहीं करनी। हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि सर 15% रेट कब अप्लाई करना है? जब हम बात कर रहे होंगे एक्टिव टैक्स पेयर की, उस बंदे की जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में जिसका नाम है। और अगर एक वो बंदा जिसका एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नाम नहीं है, उसके ऊपर लगेगा चैप्टर नंबर 4 वाला रेट, जो हमने डिवीजन 1 में बात की थी। सर क्या यहाँ पे ये डिवीजन 1 लिखा हुआ है? डिवीजन 1 है फॉर इंडिविजुअल्स और फॉर एओपीज है, तो सर इसमें अकॉर्डिंगली फिर उस वक्त हम देख लेंगे पर्टिकुलरली कि यार वो बंदा सैलरीड है तो टेबल 2 पे चले जाएंगे, सैलरीड नहीं होगा तो टेबल 1 पे आ जाएंगे। लेकिन सर इसके अलावा सर हमने और क्या बात की थी? इसके अलावा सर हमने उसके लिए एक रेट बोला था कि सर हमारा अगर जो कंपनी है तो उसके केस में 29%, ठीक है जी, तो 29% इन केस ऑफ अ कंपनी, वो तो सर हमारी चीज एक साइड पे होगी। लेकिन अब 29% लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये 15% वाला टारगेट तो अचीव हो जाएगा। लेकिन सर माइट भी ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप ये इनकम उठा के लाएं और इन टेबल्स में से चेक कर रहे हो तो सर क्या पता 15% से कम पे रेट बन रहा हो। तो उसने इसी चीज के बारे में बोला कि यहाँ पे आपने इंश्योर करना है, इन एनी केस क्या करना है, आपने इंश्योर जरूर करना है कि आपका जो रेट ऑफ टैक्स है शैल नॉट बी लेस देन 15% ऑफ द गेन। सही है?
वरना इस तरह तो ये समझे कि जो बंदा एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ ही नहीं रहा उसको बेनिफिट हो जाएगा। भाई एक्टिव वाला बंदा 15% पे कर रहा है और तुम जो है 15 से भी कम कर रहे हो, तो हमने इस चीज को इंश्योर करना है। ज्यादा बेशक हो जाए 15% से, लेकिन 15% से कम जमीला नहीं होना चाहिए। ठीक है आशिर, समझ आई मेरी बात? सब साथ हैं जी? जी ऑनलाइन वाले हजरात ठीक है, सब साथ हैं? चलें जी, तो ये सारी बातें हमने आज के लिए कर ली हैं और बाकी फिर मुझे बताएं आप लोग के